सभी को जय श्री महाकाल और सभी को राधे राधे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। राधे राधे सभी को। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब हम जब तक हमारा एस्ट्रोलॉजी का बेस अगर क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम कितने भी आप कोर्सेज कर लो या कुछ भी कर लो, आपका अगर आधार ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसी को लेके हम स्टार विजन पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इतने मैंने रौनक सर की मैं आपको क्या विशेषता बताऊं कि इतना उन्होंने सब स्टूडेंट को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और एकदम डीपली जाके एस्ट्रोलॉजी का वो बताते हैं, चाहे वो पराशरी ज्योतिष हो या जेमिनी हो या भृगुनंदी नाड़ी हो या बीएनएन हो। बहुत सारे इसमें मोरालिटीज को वो लेके आते हैं हमारे कोर्स के अंदर। और मैं उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ, रौनक सर को। सर आइए और आप आगे की क्लास शुरू करते हैं सर। हर हर महादेव, सभी को जय श्री महाकाल। सर एक मिनट। हर हर महादेव सर। आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? यस सर। यस एक यस सर। चलिए चलिए चलिए। देखिए, अभी तक ना शायद हम लोग ना जब प्रिडिक्शन करने पे आते हैं तो बड़े बड़े रूल्स पढ़ लेते हैं, केपी के बारे में, लाल किताब के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। बट जो हमारा आधार है, जो हमारी जड़ें हैं, उसको ही भूल जाते हैं। और जब जड़ें कमजोर हो जाती है तो पेड़ ना टिकता नहीं है। तो मेरा ये मोटिव था इस कोर्स को लाने का कि एटलीस्ट आपको ना बेस मजबूत हो। मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स, केवल बेसिक्स के बेस पे ही आप प्रिडिक्शन करने में माहिर हो जाओगे। बट वो प्रिडिक्शंस बेसिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि पहले घर से आप विदेश यात्रा देख लो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मैंने भी तक पढ़ा था कि 12वां घर विदेश बताता है। बिकॉज बेसिक क्लियर नहीं है ना। फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर विदेश यात्रा, और किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो हमारा बेस है ना, यही हमको ये बताता है कि आने वाले टाइम पे हम अपनी ज्योतिष यात्रा को कितनी मजबूती प्रदान कर पाएंगे, कुछ सीख भी पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। हम सारे रूल पढ़ लेते हैं कि नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है और नक्षत्र का स्वामी कौन है, खान नंबर 4 में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, चंद्रमा खान नंबर 4 में आपको बहुत वेल्थ देगा। बट क्यों देगा? वाई? रीजन क्या है? ज्योतिष कभी रट के नहीं आती है। एक प्लेनेट का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, आपकी बुद्धि घूम गई। ये आप क्या बोले भाई? एक प्लेनेट का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, आपकी बुद्धि घूम गई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या प्रोडक्शन दूं? सब बोलते हैं लगन पे राहु बहुत खराब होता है, कनिंग और चालाक बनता है। यही लगन का राहु राजयोग बना देता है। कंडीशन क्लियर हो ना, बेसिक क्लियर हो, तो अब तो हमें पता चलेगा राजयोग कब बन रहा है। राइट? सब बोलते हैं बुध 7 नंबर पे हो तो इंसान की मैरिड लाइफ अच्छी होती है। मैं कहता हूँ बुध 7 नंबर पे हो तो नपुंसकता का एक रोग दे देता है, बच्चे नहीं होते। क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। जो हम अभी तक जो पढ़ते चले आ रहे हैं ना कि लाइक ये प्लेनेट यहाँ पर है, ये राशि यहाँ पर, तो अच्छा रिजल्ट देगी। सब बोलते हैं एरिस राशि में सूर्य उच्च का होता है। मैं कहता हूँ सूर्य उच्च का होने के बाद इंसान काम नहीं करता, राजा की तरह जीना जाता है, कुछ काम नहीं करेगा, आलसी बन जाएगा, घर में बैठा रहेगा। आपको ना राशियों के बारे में पता होना चाहिए, हाउसेस के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिक सिम्टम्स ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट के क्या कारकत्व हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता है ना, तो मैं लिब्रा राशि के सूर्य, जहां पर सूर्य नीच का होता है, खाना नंबर 7 में, 7th हाउस में सूर्य नीच का होता है, लिब्रा राशि का सूर्य भी डिप्लोमेट्स में जाते हुए पत्रिका दिखा दूंगा। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन गवर्नमेंट ऑफिसर। क्लियर है? द रीजन बिहाइंड इट कि वहां पर कुछ और बेसिक्स काम कर रहा है जो हमें शायद नहीं पता होता। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, वरना आप भी कहोगे बोर करा रहे हैं सर। चलो, देखिए, सबसे पहले बेसिक कुंडली आपको इस तरीके की चौकोर खाना की कुंडली बनी होती है जिसमें 12 खाने होते हैं, 1 से लेके 12 तक। राइट एवरीवन? और हमने अभी तक सुन रखा है कि हमारे पास 12 राशियां भी होती हैं। मतलब कि क्या? हर एक खाने के अंदर एक राशि असाइन होती है। जब आपकी कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट हो, फर्स्ट नंबर यहां लिखा हो, सेकंड यहां पर लिखा हो, थर्ड यहां पर लिखा हो, तो इसे हम काल पुरुष कुंडली कहते हैं। और किसी भी कुंडली के पीछे हमेशा काल पुरुष कुंडली काम करेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी कुंडली के पीछे, जैसे यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, बट इसके बैकएंड में ना
काल पुरुष कुंडली काम कर रही होगी। काल पुरुष कुंडली क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जहां पर कि एक नंबर लिखा है ना, ये पहला हाउस होता है। क्लियर? एक नंबर पहला हाउस होता है। इस घर के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 से लेके 12। जैसे यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ, मैं क्या बोलूंगा कि पहले हाउस में 5 नंबर का साइन पड़ा हुआ, मतलब पहले हाउस में 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाउस पहला है, उसमें राशि पांचवी आ गई। 1 से लेके 12 राशियां होती हैं, तो हाउस पहला राशि पांचवी। ऐसे ही ये सेकंड हाउस है, यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। सेकंड हाउस के अंदर 6 नंबर की राशि पड़ी हुई है। इस तरीके से चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी जो हाउस होता है इसका एक आयाम होता है, वो आयाम होता है 30 डिग्री का। एक हाउस का जो आयाम होता है 30 डिग्री का होता है। और कभी कभी जब आप अपनी लग्न पत्रिका खोलते हो तो वहां पर फर्स्ट हाउस के अंदर, मतलब इस फर्स्ट हाउस के अंदर लग्न के अंदर एक डिग्री लिखी होती है, लाइक 20 लिखा होगा, 25 लिखा होगा, 18 लिखा होगा, 16 लिखा होगा, वट कुछ भी लिखा हो सकता है। उसे हम कहते हैं लग्न की डिग्री। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लग्न की डिग्री ये बताती है कि पूर्व जन्म में आपके इस लग्न की यात्रा कितनी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी बह गई है। मैंने क्या बोला, 30 डिग्री होता है एक घर का आयाम। मान लीजिए 20 लिखा है, इट इंडिकेट्स कि 20 डिग्री का आयाम आप पूर्व जन्म में कंप्लीट कर चुके हो, और इस जन्म में लगन का आपको 10 डिग्री मिला हुआ है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दूसरा पॉइंट। अब एक घर का आयाम 30 डिग्री है और हमारे पास कितने घर हैं? टोटल 12 हैं। तो 12 × 30, इट इंडिकेट 360। राइट एवरीवन? इट मीन्स कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, 360 डिग्री का है हमारा सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है आपको अपनी पत्रिका के अंदर दिख जाएगा। आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, आपके पेरेंट्स के साथ क्या होने वाला है, आपकी अर्निंग, आपका लॉसेस, वॉट एवर, जो कुछ भी आपके दिमाग में आएगा वो आपकी पत्रिका में पहले से प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझने का प्रयास करते हैं ये हाउसेस क्या बताते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है, इन हाउसेस के अंदर छुपा हुआ है। इन हाउसेस के अपने कुछ कारकत्व होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं। अगर मुझे किसी जातक की पर्सनैलिटी के बारे में विवेचन करना है या पता लगाना है तो कुंडली का पहला घर बताएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। राइट एवरीवन? अगर मुझे ये पता लगाना है कि वो जातक किस कार्य क्षेत्र में जाएगा तो वो भी कुंडली का पहला घर बताएगा। कुंडली का पहला घर राज दरबार की गद्दी है। दिस इज कॉल्ड द चेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूजली जिनको ज्योतिष पता होगी वो बोलेंगे कार्यक्षेत्र 10वें घर से देखा जाता है। बट बृहत जातकम के अंदर ये लिखा हुआ है कि कुंडली के पहले घर से आप कैरियर का विवेचन करें। क्लियर है? उसका रीजन ये है कि कुंडली का पहला घर आपकी पर्सनालिटी है, और उस घर में जो भी राशि आएगी, जो भी प्लेनेट बैठेगा आपकी पर्सनालिटी को वो रूल करेगा। सिंपल सी बात है। आपका जो ये फोरहेड का पार्ट होता है ना, इतना यहां से लेके ऊपर स्कल, कुंडली का पहला घर आता है। अब हमारी उत्पत्ति हो गई, कुंडली का पहला घर क्रिएशंस को बताता है, उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति के बाद हमारा परिवार, हम किसी परिवार में आते हैं ना, परिवार की वृद्धि होती है, हमें फूड खाने पीने को मिलता है जिससे हमारा जीवन यापन होता है। तो कुंडली का सेकंड हाउस आपकी फैमिली, आपका फूड एबिलिटीज और आपके परिवार को बताता है। क्लियर? कुंडली का तीसरा घर देखिए, अपने हाथ को इस प्रकार फैला लोगे ना, तो ये आप खड़े तो ये आपके हाथ हो गए, ये देखिए। अपने हाथ को दाएं बाएं फैला लोगे तो इस तरीके से ये कुंडली के हाथ हो गए। कुंडली का थर्ड हाउस आपके शोल्डर्स को बताता है। कुंडली का थर्ड हाउस आपके करेज को बताता है, कितना आप करेज करते हो किस चीज को पाने के लिए। आपके सिबलिंग्स, छोटे भाई बंधु, जो आपके सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। क्लियर है? चौथा घर आपका मेंटल पीस है, मानसिक सुख है। क्लियर? चौथा घर कुंडली का मानसिक सुख बताता है, आपकी माता का स्थान है चौथा घर। और यूजली
हमें अपनी माँ के पास जाके मानसिक सुख प्राप्त होता है। तो फोर्थ हाउस इंडिकेट हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। कुंडली का फोर्थ हाउस बताता है कि आपको मानसिक सुख कितना मिलेगा। चौथा घर कमजोर है या पीड़ित है तो आप घर में नहीं रह पाओगे, क्योंकि चौथा घर आपका होम प्लेस भी है। विदेश यात्रा करनी पड़ सकती। चौथा घर पीड़ित है तो घर पे नहीं रहोगे, घर पे नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे, बाहर रहोगे, सिंपल। क्लियर है। बृहत पराशर होरा शास्त्र कहता है चौथे घर से इंसान का चरित्र देखें, क्योंकि आपका दिल भी फोर्थ हाउस है। दिल के अंदर खोट है तो चौथे घर से पता चलेगा। क्लियर है। चरित्र का विचार कुंडली के फोर्थ हाउस से किया जाता है। राइट एवरीवन। आपके व्हीकल्स फोर्थ हाउस। कुंडली का पांचवा घर आपकी एजुकेशंस को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है। राइट, आपके चिल्ड्रन को बताता है, आपके बच्चों को। पूर्व जन्म के पाप और पुण्य, पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कुंडली के पांचवें घर से देखे जाते हैं। अगर आपके पूर्व जन्म अच्छा है या पूर्व जन्म के आपके चीजें अच्छी रही हैं तो कुंडली का पांचवा घर आपको मजबूत मिलेगा। और थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, हल्का फुल्का टेक्निकल जाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ हाउस मैंने बोला मदर। क्लियर। ये आप थे, दिस इज यू, और आपकी फैमिली सेकंड हाउस, आपका फेस सेकंड हाउस, और फेस के अंदर क्या आते हैं, दांत, तीत। अगर आपको ये पता करना है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मा कैसे थे तो अपनी माता जी के फेस को देखो, उनके दांतों को देखो, उनकी पोजीशनिंग बता देगी आपके पूर्व जन्म के कर्मा कैसे थे। आपकी माता जी, तो उनकी फैमिली, उनका फेस चौथे से सेकंड, क्योंकि आपसे सेकंड आपका फेस हुआ। माता जी फोर्थ हाउस में आती है, माता जी से सेकंड माता जी का फेस हुआ, माता जी के दांत हुए। तो उनके दांत की सुंदरता ये बताएगी कि पांचवा घर मजबूत है या नहीं मजबूत है। किसी भी इंसान को आप देख के ये बता दोगे कि उसका कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा प्लेनेट मजबूत है, क्या उसकी रूटीन एक्टिविटीज है। राइट एवरीवन। सिक्स्थ हाउस, छठा घर क्या है। छठा घर रोग रिपु शत्रु, जितने भी आपके मैलिफिक चीजें हैं कुंडली के छठे भाव से देखी जाती हैं। युद्ध का मैदान है, कार्य क्षेत्र है छठा घर, जहां पर आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, किसी को सर्व करना, सर्विस देना, छठे घर के अंदर आता है। राइट एवरीवन। किसी को सर्व करना और सर्विस देना छठे घर के अंदर आती है। थर्ड हाउस, ये जो तीसरा घर था ना, यहां से आपकी स्किल्स भी देखी जाती है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज कैसी है। जो आपकी स्किल्स होती है वही आपको सक्सेस दिलाती है, उसी में आप एफर्ट्स करते हो। तो तीसरे घर से स्किल्स और एफर्ट्स दोनों आ गए। राइट। छठा घर क्या कहता है, कंपटीशन। राइट एवरीवन। नौकरी, नौकरी कब लगेगी, जब आप कंपटीशन क्लियर करोगे। राइट। हमारे दुश्मन, सिक्स्थ हाउस, सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मतलब सर्व करना, कहीं पर आप सर्व करते हो और कोई आपको सर्व करता है, दोनों छठे घर से देखे जाएगा। कुंडली का सातवां घर, सातवां घर ये आपके अपोजिट की दुनिया है। ये आप लगन पे थे ना, अब देखिए अपोजिट, यहां से कुंडली डिवाइड हो रही है, दो भागों में जा रही है। दिस इज यू, एंड सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर अपोजिट दुनिया, जो सामने सब कुछ दिख रहा है कुंडली का सातवां घर है। सेवंथ हाउस से भी विदेश यात्राएं देखी जाती हैं, नोट इट डाउन अगर नहीं पता है तो। सातवें घर से भी विदेश यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का सातवां घर यह बताता है कि आपका मिरर इमेज, सेवंथ हाउस, और सेवंथ हाउस से पार्टनर देखा जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे आपके कर्मा होंगे वैसे ही आपको मिरर इमेज के रूप में पार्टनर मिलने वाला है। तो सेवंथ हाउस आपके लगन की मिरर इमेज है, मतलब लगन से अपोजिट जो आ रहा है वो दैट इज योर पार्टनर। आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपका पार्टनर अच्छा है। राइट एवरीवन। क्लियर हुआ ये पॉइंट। पार्टनरशिप, बिजनेस कुंडली के सातवें घर से देखा जाता है। ट्रेडिंग, सातवां घर। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, सातवें घर से देखा जाता है। सेक्सुअल लाइफ, लिब्रा साइन और सातवें घर से देखी जाती है।
अब देखिए, ये हो गया आपका पार्टनर, ये आप थे और ये आपका पार्टनर हो गया। सेकंड हाउस क्या था? आपकी फैमिली। तो आठवां घर सेवंथ से सेकंड हो गया ना, यहां से काउंट करोगे तो सेवंथ से सेकंड हो गया। पार्टनर की फैमिली, इट मींस योर इन लॉस। एट्थ हाउस इज सीन फॉर योर इन लॉस फैमिली। कुंडली के आठवें घर से दुख, पेन, सफरिंग्स, लॉन्जिविटी, आयु की गणना, दुख का कारण, छुपी हुई विद्याएं, तंत्र विद्या, ज्योतिष, जो दिखती नहीं है बट प्रेजेंट है, आठवें घर से देखी जाती है। राइट एवरीवन? अगर मैं ये कह रहा हूं जो दिखता नहीं है बट प्रेजेंट है, तो फ्यूल इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री, जमीन से निकाला गया स्टोन, कोयला इंडस्ट्री, कोयला कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है। फ्यूल कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है। सब आठवें घर से देखा जाएगा। और आठवें घर के अंदर एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की। क्लियर है? आठवें घर के अंदर एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। मृत्यु स्थान है, शमशान घाट है। शमशान घाट में क्या होता है? आपका शरीर जल के खत्म होता है और आपकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूं, तो आठवें घर से मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हैं ना। एक रॉ मटेरियल को हमने दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया, एक प्रोडक्ट को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। तो एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर हुआ? आठवें घर से और क्या आता है? आठवें घर से छुपी हुई चीजें, अचानक जो मिलने वाले अप्स एंड डाउन्स हैं, एट्थ हाउस से बताएंगे। तो अचानक वसीयत भी हमको अचानक मिलती है, तो आठवें घर से वसीयत भी देखी जाती है। राइट एवरीवन? आठवां घर रिसर्च को भी दर्शाता है, रिसर्च वर्क। क्लियर हुआ? प्लीज, अगर किसी का माइक ऑन है तो म्यूट कर लीजिए, एक आवाज ही को हो रही है। नाउ जंप इनटू द नाइन्थ हाउस। देखिए, एक हमारी यहाँ पेन सफरिंग, जब इंसान का पेन सफरिंग हो जाता है ना, तब वो आगे की तरफ धर्म की तरफ बढ़ता है। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म स्थान। आपका भाग्य है। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, पेन के बाद इंसान ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है, धर्म की तरफ बढ़ता है। तो नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ धर्म स्थान। आपका भाग्य, आपके फादर। अब फादर से उत्पत्ति आपकी हुई है, तो मैं ये कह सकता हूं, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डीएनए। नाइन्थ हाउस डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। राइट एवरीवन? अब एक चीज गौर फरमाइएगा मेरी बातों पे, जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर। अभी तक मैंने ये बोला कि नाइन्थ हाउस आपके पिताजी हैं, धर्म स्थान है, हायर लर्निंग्स। नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग भी होता है। ज्योतिषी है, जो कंसल्टेशन आप देते हो ना, ज्ञान देते हो, टीचिंग देते हो, दैट्स इन फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। ये आपके फादर है, इनसे उत्पत्ति आपकी हुई है। राइट? और आपसे उत्पत्ति आपके बच्चे की हुई है। पांचवा घर बच्चा होता है आपका, चाइल्ड बर्थ। देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि नाइन्थ हाउस की एनर्जी फर्स्ट हाउस में आ रही है, फर्स्ट हाउस की एनर्जी फिफ्थ हाउस में आ रही है। दिस इज कॉल्ड त्रिकोणीय संबंध। नवे घर में बैठा प्लेनेट पहले घर को सपोर्ट करता है, फर्स्ट हाउस में बैठा प्लेनेट पांचवें घर को सपोर्ट करता है। सिंपल। क्लियर एवरीवन? यस और नो? राइट? नाइन्थ हाउस आपकी बैकबोन्स है, थाई है, हिप एरिया है। ठीक है? और सातवां आठवां घर आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेवंथ हाउस इनसाइड, अगर मैं बात करूं तो पेट के नीचे वाला स्थान, जहां पर किडनी आ जाती है, पेनक्रियास आ जाते हैं, सीन फ्रॉम द सेवंथ हाउस। राइट एवरीवन? नाउ जंप इनटू द टेंथ हाउस। दसवां घर आपका कार्य क्षेत्र है, स्टेटस है, कर्म स्थान है, हाईएस्ट पीक एनर्जी ऑफ हाउस है। यहां पर पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है 10वें घर को। पहाड़ के अंदर वही चढ़ पाएगा जो मेहनत करेगा, जो एफर्ट्स लगाएगा। तो टेंथ हाउस में सक्सेस उसी की होती है जो एफर्ट्स लगाता है। करियर में सफलता वही प्राप्त करता जो एफर्ट्स लगाएगा। सिंपल।
कार्य क्षेत्र है, आपका स्टेटस है। अब देखिए, अगर सेकंड हाउस आपकी फैमिली थी तो 10वां घर आपके फादर की फैमिली होगी, राइट एवरीवन। और 10वां घर कार्य क्षेत्र भी है। अगर किसी का कार्य क्षेत्र कमजोर है तो आप क्या बोलोगे भाई? ऐसा करो कि अपनी फादर की फैमिली के साथ अच्छे संबंध बनाओ। नाइन्थ हाउस फादर, नाइन्थ से सेकंड फादर की फैमिली, और 10वां घर कार्य क्षेत्र है। अपने फादर की फैमिली से अच्छे संबंध बनाइए, आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। दिस इज सिंपल रेमेडी। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes. राइट एवरीवन? यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। 11th हाउस, अगर आप कार्य करोगे तो आपको उससे कुछ पाने की इच्छाएं होंगी, कुछ गेन्स की इच्छा होगी। तो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, डिजायर्स, इच्छा पूर्ति, राइट। और ये देखिए तीसरा घर, आपके एफर्ट्स थे, आप एफर्ट्स किस लिए कर रहे थे? कुछ गेन्स हो जाए ना। 11th हाउस के लिए एफर्ट्स कर रहे थे ना। आप इंसान एफर्ट्स क्यों करेगा? कुछ पाने के लिए। तो तीसरा, 11वां और 7वां ये त्रिकोणीय भाव हैं, ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। समझ में आया अब? क्लियर हुआ? यस और नो? हमने क्या बोला? हम एफर्ट्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ना कुछ पाने की इच्छाएं होती हैं। और तीसरा घर एफर्ट्स का होता है। अब देखिए यहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि सेकंड हाउस धन है, और छठा घर कार्य क्षेत्र है, और 10वां घर कर्म है। कर्म करोगे तो सर्विस करनी पड़ेगी, सर्व करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सर्विस करोगे तो धन आएगा। तो 2 7 11 भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? इसे कहते हैं अर्थ त्रिकोण। पहला जो मैंने बताया 1 5 9, वो धर्म त्रिकोण का साइन है। 2 6 10 अर्थ त्रिकोण का साइन है। 3 7 11 काम त्रिकोण का साइन है। नाउ लास्ट पॉइंट बता, दिस इज मोक्ष स्थान है। आइसोलेशन, अलगाव, अलग हो जाना, जहां पर बॉडी आपका साथ छोड़ देती है, इस 12th हाउस आइसोलेशन। अब आइसोलेशन है तो हॉस्पिटल जाना भी अपने आप में एक आइसोलेशन की व्यवस्था बनती है। बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो आप समाज से अलग हो चुके होते हो, राइट एवरीवन। जेल यात्रा भी 12वें घर से देखी जाती है। रीजन बिहाइंड, आप जब जेल में होते हो तो समाज से अलग अकेले बैठे होते हो, इसलिए 12वें घर से आइसोलेशन, मोक्ष, जेल यात्राएं, हॉस्पिटल, ये सब चीजें देखी जाती हैं। मेडिटेशंस 12वें घर से देखा जाता है। साधना 8वें घर से देखी जाती है। और इनकी सबकी उत्पत्ति कहां से होती है? आपके इमोशन से होती है, जो चौथा घर है, राइट। तो हम ये कहेंगे कि जो 4 8 12 है ना, दिस इज कॉल्ड मोक्ष त्रिकोण। मैंने क्या क्या बता दिया? 1 5 9 धर्म त्रिकोण, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण, 3 7 11 काम त्रिकोण, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। राइट एवरीवन? क्लियर हुआ ये पॉइंट बेसिक सा? 1 से 12 हाउसेस समझ में आ गए सभी को? हम्म। थम्स अप दे दीजिए अगर आपको क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लीज एवरीवन, अगर क्लियर है तो बताइए। हम्म। चलो, अब हम थोड़ा और समझने का कुंडली को प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमारे पास 9 प्लेनेट होते हैं, और इन 9 प्लेनेट को 12 राशियां असाइन की गई हैं। क्लियर है? जिसमें से राहु केतु के पास जो राशि है वो दूसरे प्लेनेट की भी राशि। आई विल एक्सप्लेन हाउ। कुंडली की जो एरिस लिखा है ना, ये एरिस राशि, और स्कॉर्पियो लिखा है ना, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। अब आप समझिएगा, एरिस राशि का गुणधर्म है एक्शंस लेना, और मंगल की जो दूसरी राशि है उसका गुणधर्म है विनाश, राइट। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, एरिस इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। मंगल ही क्रिएशन का कारण है, और अष्टम भाव भी मंगल है, मंगल ही विनाश का कारण है। मंगल के पास 2 राशियां हैं। एरिस, मैंने बोला था ना, ये क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएशन। 8वां घर मुक्ति स्थान है, मृत्यु स्थान है। तो पहला और 8वां, जब आपके पास बॉडी है तो एरिस राशि है, जब बॉडी चली गई तो स्कॉर्पियो राशि है। मंगल के पास 2 राशियां हैं।
क्लियर एवरीवन? और मंगल गुण धर्म में क्या बताता है? मंगल आपकी बॉडी की एनर्जी है, मंगल फाइटिंग स्पिरिट है, मंगल एक्शंस है। और मंगल की जो एरिस राशि है उसका सिंबल होता है भेड़। भेड़ कैसे चलता है? सीधे चलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं नहीं देखता। तो आप क्या समझे? और जहां पर भी आपकी कुंडली में एरिस राशि गिरेगी वहां पर आप सीधे भागोगे, कहीं दाएं बाएं नहीं देखोगे और एक्शंस लोगे, जल्दबाजी करोगे, क्योंकि एरिस राशि के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्रिएट कर देने की एनर्जी होती है। जैसे कि ये पत्रिका सामने आपके सामने लिखी है, यहां पर एरिस राशि 9वें भाव में है। और 9वां भाव में बोल रहा था हायर लर्निंग, राइट एवरीवन? 9वां भाव बोल रहा था ज्योतिषी विद्या। इस जातक के लिए 9th हाउस में एरिस राशि आएगी, ये बता रहा है कि ये जातक ज्योतिष सीखने के लिए लगातार एग्रेसिव बिहेव करेगा, जल्दबाजी में ज्योतिष सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि एरिस का गुणधर्म है जल्दबाजी, तुरंत एक्शंस लेना, क्विक एक्शंस ले लेना, वेट नहीं होता। एरिस राशि कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहते। 9वां हाउस गुरु का है ना, तो आप क्या प्रोटेक्शन दोगे? कोई प्लेनेट मत देखो, बस देख लो कि अच्छा 9th हाउस में एरिस पड़ा हुआ है। तो वैसा ऐसा है ना भाई साहब कि आप एक गुरु पे टिक के नहीं रह पाते हो, आपको गुरु बदलने की आदत है। सिंपल, बैंग ऑन प्रोडिक्शन जाएगा, नो वन कैन डिनाई इट। सिंह लगन के लिए 9वें भाव में एरिस राशि आ रही है, वो गुरु बदलते हैं। सिंह लगन के लिए 9वें भाव में एरिस राशि आ रही है, ऐसे लोग ज्योतिषी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं जल्दबाजी में। एरिस राशि जल्दबाजी को बताती है। एरिस राशि के अंदर मंगल की एनर्जी है, बूस्ट एनर्जी है, बूम। क्लियर एवरीवन? अब देखिए, स्कॉर्पियो राशि क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जहां पर अंत हो रहा है, राइट? आपके चार्ट में जहां पर भी स्कॉर्पियो साइन पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में 8 नंबर ये लिखा है, 4th हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 4th हाउस आपकी मां का स्थान है एवरीवन, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है। अब 4th हाउस में स्कॉर्पियो राशि आ गई तो माता जी की लाइफ में लगातार बदलाव होगा। स्कॉर्पियो शाइन डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है, लंबी चलने वाली बीमारी को रिप्रेजेंट करती है। अब 4th हाउस में स्कॉर्पियो शाइन पड़ा हुआ है, 4th हाउस आपका चेस्ट एरिया होता है। सिंह लगन के लोगों को हार्ट अटैक बहुत आसानी से आता है। और सिंह लगन मतलब आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि क्या? पहले घर में सिंह राशि पड़ी हुई है, सिंह लगन है, ये फर्स्ट हाउस लगन कहलाता है, राइट? यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह लगन के अंदर स्कॉर्पियो राशि 4th हाउस में आती है। 4th हाउस माँ का स्थान है, 4th हाउस प्रॉपर्टी है, 8th हाउस कॉम्प्लिकेशन। क्या बोलेंगे? ऐसे जातक को प्रॉपर्टी में कॉम्प्लिकेशन रहने वाले हैं। 8th हाउस में स्कॉर्पियो है, कुछ नहीं देखना, मैंने ना प्लेनेट देखा ना कुछ देखा, केवल राशि देखी कहां पर पड़ी हुई है, रिजल्ट 100% मिलेगा, राइट एवरीवन? अब हम दूसरी राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि होती है, जिसे हम टॉरस कहते हैं। और 7 नंबर की राशि लिब्रा राशि होती है, जिसे हम अ, तुला कहते हैं। और ये दोनों राशियों पे अधिकार शुक्र का है। टॉरस, शुक्र मतलब फाइनेंस, लक्ष्मी। और वृषभ राशि से हमें क्या मिल रहा था? धन आ रहा था, राइट एवरीवन? तो 2 नंबर वृषभ और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, परिवार को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर शुक्र, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल लाइफ, रिलेशनशिप। और तुला राशि की पहचान ये भी होती है, तुला राशि का सिंबल तराजू है। आपकी पत्रिका में जहां पर भी तुला राशि पड़ी हुई है, आंख बंद करके बोल दो, इस हाउस में इंसान बैलेंस करने की कोशिश करता है, बिकॉज तुला इज इस तराजू, ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करता है। 7th हाउस क्या है? पार्टनर का हाउस है। और जब हम पार्टनर देखने जाते हैं, लिब्रा राशि पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम पार्टनर देखने जाते हैं तो हम ऑप्शन ढूंढते हैं, ये नहीं यार इससे अच्छा, ये नहीं इससे अच्छा। हम क्या कर रहे हैं? लिब्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं, 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट एवरीवन? 3rd हाउस, इस चार्ट में देखो तीसरे हाउस में लिब्रा राशि पड़ी हुई है। तीसरा हाउस क्या बताता है? स्किल्स को बताता है ना। द पर्सन विल हैव मल्टीपल स्किल्स, लिब्रा राशि मल्टीपल ऑप्शंस, चेकलिस्ट को शो करती है, पार्टनर को शो करती है। तीसरा घर कम्युनिकेशन, ऑनलाइन, ये व्यक्ति ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाएगा, सिंपल। राशियों को पकड़ो और पुट कर दो। तीसरा घर ऑनलाइन मीडिया,
राइट एवरीवन? ओके। सेकेंड हाउस परिवार को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आपके रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ रिसोर्सेस, राइट? अब आ गए इस चार्ट में, यहां पर 2 नंबर की राशि हुई है ना, और ये कौन सा हाउस है? 10वां घर और 2 नंबर की राशि। और 10वें घर से कार्य क्षेत्र देखा जाता है। सिंह लगन के जातक की लाइफ में, उसके करियर के अंदर उसके परिवार वालों का रोल रहेगा। 2 नंबर की राशि परिवार को रिप्रेजेंट करती है, पहले बताया था। 2 नंबर की राशि फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है। सिंह लगन का जातक फाइनेंस के काम में अच्छा करेगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो रहा Yes. है कि नहीं हो रहा है? उस हिसाब से आगे बढ़े। तेज तो नहीं Yes. चल रहा है, स्लो चल रहा है, आराम से आई थिंक। अगर चीजें नहीं क्लियर हो रही तो चैट बॉक्स में बताइए प्लीज एवरीवन, उस अगर हिसाब से। आपको बीच में सर से कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको एग्जैक्टली अनम्यूट exactly. करती हूँ यहाँ से। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। सर गो स्लो, दीपिका जी बोल रही हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, वृषभ राशि और तुला राशि समझ में आ गया कि ये वीनस की राशियां हैं। वृषभ राशि का गुणधर्म होता है फाइनेंस, फैमिली। और लिब्रा राशि का गुणधर्म होता है रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, ऑप्शंस, राइट? अब देखिए, कुंडली में ना एक मारक भाव भी होते हैं। कुंडली का सेकंड हाउस और 7th हाउस ये मारक भाव होता है। और आपको इसके पीछे एक छोटी सी मैथोलॉजिकल स्टोरी है, वो मैं बता दूं जिससे चीजें याद रह जाएंगी। और ये स्टोरी बिल्कुल ट्रू है। श्री परशुराम भगवान जो हैं वो वीनस के अवतार कहे जाते हैं। शुक्र के अंदर परशुराम जी का अधिकार है। एरिस राशि के अंदर नरसिम्हा देवता मंगल का अधिकार है। और वृषभ राशि और वीनस के अंदर परशुराम का अधिकार है। वृषभ, भगवान परशुराम ने अपने पिताजी के इज्जत को बचाने के लिए, उनके डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, उनको वापस गेंस पाने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट को वापस खींचने के लिए इस पृथ्वी में 21 बार चक्कर मारा और क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। मतलब जहां पर विनाश की एनर्जी आ रही है, तो वीनस जैसा प्लेनेट जो बहुत सौम्य होता है वो आपका विनाश कर सकता है। नोट इट डाउन। मैंने क्या बोला? वीनस किसके अंडर में आता है? वीनस अंडर में आता है परशुराम के। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार वीनस को बताता है, वृषभ राशि को बताता है। वृषभ राशि आपके मारक भाव को बताती है, राइट? सेकंड हाउस मारक होता है, 7th हाउस भी मारक होता है। इट इंडिकेट वीनस आपके चार्ट में जहां पर ही बैठा है वो आपके मारक स्थान का रोल प्ले कर सकता है, राइट एवरीवन? और परशुराम ने ये सब क्यों किया? प्रेस्टीज को वापस पाने के लिए ना, अपनी प्रेस्टीज, अपने फादर की जो रिस्पेक्ट, ऑनर है। तो आपके चार्ट में वीनस जहां पर भी बैठेगा वहां पर आप अपनी प्रेस्टीज को पाने के लिए प्रयास करोगे। नोट इट डाउन। वीनस इज ए नेचुरल कारक ऑफ फाइनेंसेस, राइट? तो आपके चार्ट में वीनस जहां पर भी बैठेगा वहां से आप पैसे पाने की कोशिश करोगे। क्लियर हो रहा है सभी को? अब आते हैं तीसरे घर की तरफ, चर्चा करते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज मैं बताता रहूंगा तो आपको याद रह जाएगा, राइट? सर वीनस का एक आधा एग्जांपल देंगे क्या, जैसे किस वीनस हाउस अगर में हो लगन तो पे क्या? बैठा हुआ है, राइट? जी। वीनस लगन में ऐसा जातक अपने फेस वैल्यू और अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए लगातार प्रयास करेगा। वीनस 10th भाव पे बैठा हुआ है। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र को, अपने ऑनर को बढ़ाने के लिए कार्य क्षेत्र में लगातार प्रयास करेगा। ऑनर, वीनस इज योर ऑनर, प्रेस्टीज, जिस राइट? भाव में वीनस है, उससे जो भी आपने तत्व बताए, जैसे कि तीसरे का आपने बताया कि प्रयास, स्किल, अगर तीसरे भाव में है तो वो अपनी स्किल्स वगैरह के पर वर्क करेगा। एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि मुझे ऑनर पाना है उससे, यस, उससे ही ऑनर पाना है। और राइट? 12वां सर घर किसी का था, मैं लिखना थोड़ा मिस 12वां हो घर गया है। देखिए, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके काम करेगा, विदेश में एमएनसीज के साथ जुड़ के काम करेगा। इस तरीके से वो चीजें निकल के आएंगी। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब हम आते हैं, तीसरा हाउस मरकरी की राशि है जो स्किल्स को बताती है। 3rd हाउस इज योर स्किल्स। और जेमिनी राशि इसके अंदर आती है जो मरकरी की राशि होती है। और मरकरी की एक और राशि होती है, दिस इज कॉल्ड वर्गो। एंड देखिए, इन दोनों राशियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
यहां पर स्किल्स है और सीखने की चाहत है। राइट एवरीवन, मरकरी इज लाइक यंग यंग चाइल्ड। मरकरी को प्रिंस बोला गया है और मरकरी को चीटिंग भी बोला गया। उसका एक स्टोरी आई विल एक्सप्लेन। चंद्रवंशी एक योग होता है। चंद्र और बुध का अगर कनेक्शन आपके लगन में बन जाए या आपस में कहीं भी बन जाए, ऐसे जातक को, मरकरी की उत्पत्ति का रीजन बताता हूं, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। ऐसे जातक को फीमेल से डिसरिस्पेक्ट मिलती है। रीजन बिहाइंड, ऐसे जातक की फीमेल घर छोड़ के भाग जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? चंद्रवंशी वॉट। बुद्ध की उत्पत्ति का कारण बना चंद्रमा। गुरुदेव बृहस्पति की जो पत्नी थी मां तारा, उनका आकर्षण चंद्रमा के ऊपर हो गया। राइट। वो चंद्रमा के साथ चली गई। अब यहां पर क्या हुआ, गुरु ना नाराज हो गए। बोले कि भाई मैं तो देवों की सेवा करता हूं, आप लोगों को गाइडेंस देता हूं, आपने मेरी वाइफ को चुरा लिया। तो वहां पर गुरु नाराज होके चले गए। एक पॉइंट यहां से, एक स्टोरी से एक पॉइंट आता है। गुरु अगर पीड़ित है, नेचुरल ट्रांजिट होता है, एक टर्म्स है ट्रांजिट की, लगातार आकाश में प्लेनेट मूव कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट। गुरु अगर पीड़ित है ट्रांजिट के दौरान या अस्त हुआ है, और शनि क्या है, डार्कनेस है, शनि पेन है, शनि अंधेरा है, और शनि बली है, उस समय महामारी जरूर आएगी समाज के अंदर, तूफान आएगा, सुनामी आएगी, कोविड आएगा। देख लीजिएगा कोविड के टाइम पे क्या सिचुएशन बनी थी। गुरु अस्त है और शनि बली है, अंधेरा फैला रहा है, गुरु अच्छाई का प्लेनेट है, वो डाउन हो गया तो क्या होगा भाई? महामारी, अर्थक्वेक, सुनामी। राइट। अब आते हैं स्टोरी के ऊपर, चंद्रवंशी की स्टोरी सुनिए। देखिए क्या हुआ कि तारा तो चंद्रमा के साथ चली गई। अब चंद्रमा ने बोला, सब देवता फिर चंद्रमा को समझाने गए, तारा को समझाने गए कि भाई जाओ वापस ना, गुरु जी के पास जाइए, अदरवाइज हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो देवगुरु के पास वापस गई। तारा उस समय प्रेग्नेंट थी, तो देवगुरु ने बोला कि आपके पेट में किसका बच्चा, आपके पेट में किसका बच्चा, आपके पेट में किसका बच्चा, दिस टर्म्स रिपीटेड बाय 3 टाइम्स। तो मरकरी क्या है, 3 गुना करता है चीजों को, नोट इट डाउन। अब उस पेट में जो बच्चा था उससे आवाज आई कि माँ मेरा बाप कौन, माँ मेरे पिताजी कौन। वो आवाज किसकी थी? मरकरी की थी। और मरकरी इतना इंटेलिजेंट लड़का है कि वो आवाज मरकरी वो पेट में ही सुन रहा था सब कुछ। तो मरकरी जिसका मजबूत है उसकी इंटेलिजेंस मजबूत है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और देखो, तो बृहस्पति ने श्राप दिया, ये जो बच्चा पैदा होगा ये नपुंसक होगा, या ना तो मेल होगा ना तो फीमेल होगा। और श्राप किसकी वजह से लगा था? चंद्रमा की वजह से लगा हुआ था। तो मरकरी जब लगन के क्लोज डिग्री में अकेला बैठ जाए, 7वां घर रिप्रोडक्शन होता है और 12वां घर बैड प्लेजर होता है। लगन में अकेला बैठा हो, 7वें में बैठा हो अकेला, 12वें में बैठा हो अकेला, तो ये चंद्रवंशी की पहचान हो जाती है। ऐसे जातक को की फीमेल छोड़ देती है, भाग जाती है, चंद्र मरकरी का कनेक्शन हो, ऐसे जातक की फीमेल भाग जाएगी। क्लियर एवरीवन? स्टोरी क्लियर हो रही है? कैच कर पा रहे हैं क्यों ऐसा हुआ? राइट देखो, एवरीवन? चंद्र और बुध अगर एक ही घर में आ गए तो फिर ये कार्यक्रम जरूर होगा जो आप बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे होगा, और उसके परिवार में कहीं ना कहीं होगा अगर उसमें नहीं हुआ। ओके। और फीमेल से डिसरिस्पेक्ट मिलती है। और चलो। अगर एक धोखा साथ और 12 डिस्पेक्ट में भी दोनों होगा बातें आ तब गई ना भी। सर? जी मैम। हैंड रेस कीजिए, उसके बाद में बोलिए, अगर सब लोग बोलोगे तो खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है? जी सर, धोखा और डिसरेस्पेक्ट दोनों बातें आ जाएगी ना, 2 5 टुगेदर। बुध और, जैसे फीमेल का चले जाना घर छोड़ के, यानी हस्बैंड को डिसरेस्पेक्ट भी हुआ और राइट डिसीव भी हुआ ना, धोखा राइट एंड राइट, चीटिंग डिसरेस्पेक्ट बोथ। चीटिंग करती है, मतलब आप ये हाँ, सिंपल चीटिंग। समझिए आज के जी, टर्म्स में, ऐसे हस्बैंड की वाइफ जो चीटिंग करेगी। चीटिंग करेगी, धोखा भी मिलेगा। थैंक यू सर। चलो, अब देखिए दूसरा इसका साइन आता है वर्गो, जिसे मिथुन राशि, कन्या राशि कहते हैं। कन्या बहुत प्रैक्टिकल है और कार्मिक साइन है। कन्या साइन सर्व का है। आपकी पत्रिका में जहां पर भी कन्या राशि है वहां पर आपका पेंडिंग कर्मा जुड़ा हुआ है, इस जन्म में आपको वहां पर सर्व करना पड़ेगा। अगर आप सर्व नहीं करते हो तो इस जन्म में ये चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल साइन है ना, हमेशा क्वेश्चंस लगाता है कन्या राशि कि वाई, वाई। अगर किसी का 9th हाउस धर्म बताया था ना मैंने, आराम सुनिएगा, 9th हाउस धर्म है, यहां पर कन्या राशि आ गई। क्या ऐसा जातक धर्म पे भरोसा करने वाला होगा? धर्म क्या है जहां पर आंख बंद करके आप भरोसा करो? तो कन्या 9th हाउस में, वर्गो साइन, धर्म पे क्वेश्चन मार्क उठाने वाला व्यक्ति।
अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जीवन की क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया आपको अपने गुरुओं के प्रति सर्व करना है, लेकिन ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। क्लियर हुआ? कन्या राशि 6 में पड़ी है, चतुर्थ भाव में पड़ी है। इसका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कहां से जुड़ गया है भैया? आपको ना अपनी माता जी को सर्व करना है इस जीवन में। अदरवाइज पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा की वजह से आप चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे। तो कन्या राशि बहुत कार्मिक साइन है, सर्व का साइन है। आपके चार्ट में जहां पर भी होगा वहां पर आप लॉजिकल्स लगाओगे, लॉजिक ज्यादा ढूंढोगे। इसलिए कन्या राशि में मरकरी उच्च का होता है। मरकरी बच्चा है, उसको लगातार चाहत है कि क्यों, वाई, कैसे। बार बार पूछता है ना, बच्चे क्या करते हैं? बार बार पूछते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कन्या राशि लॉजिक है। तो मरकरी कन्या राशि में उच्च का हो जाता है, मतलब स्ट्रांग हो जाता है। उच्च का नीच का भी मैंने बताया नहीं, बट स्टिल आप ये समझिए, मरकरी कन्या राशि में स्ट्रांग हो जाता है। वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई। यस मैम। अगर कन्या राशि 12th में हो तो? आपको अब देखिए, अब ये थोड़ा समझने का प्रयास, ये नवा हाउस आपके गुरु हैं, ठीक है। हाँ। नवा हाउस आपके गुरु हैं। चौथा हाउस आपकी प्रॉपर्टी था, तो गुरु की प्रॉपर्टी मतलब नवे से चार, एक दो तीन चार। गुरु के घर में जाके सेवा करनी है, गुरुद्वारे में जाके सेवा देनी है, चैरिटी। ट्वेल्थ हाउस चैरिटी भी होता है, देना, हाथों से छूटना चीजें। आपको चैरिटी करना इस जीवन का उपदेश्य है। और एक चीज याद अच्छा। रखिए, आपके चार्ट में जहां पर भी कन्या राशि पड़ी हुई है, वो इंसान, वो व्यक्ति क्वेश्चन मार्क लगाता है दूसरों के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए, किसी के चार्ट में फोर्थ हाउस में कन्या राशि है, वो क्या करेगा? फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है ना, दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर बोलेगा भाई भाई उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। वो ना बस दिखावा करता है। जहां पर भी कन्या राशि है वहां पर इंसान क्रिटिसिज्म करता है, कटाक्ष करता है। कन्या राशि लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, कन्या राशि कटाक्ष को रिप्रेजेंट करती है। किसी के 12वें घर में कन्या आ गई, दूसरों की बेट प्लेजर के ऊपर कटाक्ष करेगा कि क्या चल रहा है, पता नहीं उनकी लाइफ में कैसी अच्छी चल रही है नहीं चल रही है। उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर कटाक्ष करेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है यार, उसका बहुत पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। किसी के कन्या राशि 11वें में आ गई, गेंस, 11वां हाउस गेंस का है ना, कटाक्ष कहाँ करेगा यार, उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। अरे भाई आपको अपने से मतलब रखना है, ठीक है। अगर आप दूसरों के ऊपर कटाक्ष करोगे तो आपके खुद के प्लेनेट खराब हो रहे हैं। राइट एवरीवन। अगर आप गाली दोगे, गलत वर्ड का इस्तेमाल करोगे, तो वृषभ राशि खराब हो रही है, जो धन की राशि, धन जाएगा। ज्योतिष इज वेरी सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े एवरीवन? यस और नो? हाँ, एक चीज पूछना है। आपने कहा कि गुरुद्वारे में या कोई भी मतलब सेवा करना है, तो जी, अगर इस घर में वो जो भी है उसके लिए सेवा करे तो फिर इधर बिल्कुल मोक्ष बिल्कुल मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जो भी प्लेनेट बैठे, जैसे सूर्य बैठा हुआ कन्या राशि में, ठीक है। सूर्य इज नेचुरल कारक ऑफ योर फादर। अभी मैंने उतना डीपली अभी पढ़ाया नहीं, एक बेसिक बेसिक आपको समझा रहा हूँ। आपको पिताजी का सेवा करना है। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला होता है जिसका सूर्य कन्या राशि में है, फादर के खिलाफ बोलेगा, निश्चित तौर पे बोलेगा। ठीक है, द मैं रीजन। तो अभी ज्वाइन की, मैंने अभी लिंक देखी, अभी ज्वाइन की, पूरा ये सुन नहीं पाई। ओके ओके। सर विजय जी पूछ रहे हैं कि है ना, फर्स्ट हाउस में हो तो। हम्म। इसलिए कन्या राशि क्या बताती है? सेवा करना। इस इंसान का जन्म इसलिए हुआ है कि इसे रिकॉर्डिंग अपनी मिलता लाइफ क्या? में खुद के लिए काम करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद की ग्रूमिंग करनी है। दिस इज कन्या राशि इन फर्स्ट हाउस, राइट एवरीवन। ऐसा व्यक्ति दूसरों की पर्सनैलिटी पे एक उंगली उठाता है। कन्या राशि लोग माइंड मत करिएगा, तो ये हमें जो मिला वही बता रहा हूँ, ठीक है। बट द रीजन कि कन्या राशि अगर लगन पे है, तो इसका इंसान, ऐसा इंसान को इसका कर्तव्य कहाँ से जुड़ गया है? खुद से जुड़ गया, राइट। अब इसमें कन्या राशि भी आ जाती है। दूसरा पॉइंट आता है छठे घर में कौन सी राशि पड़ी है। ये सब डीपली चीजें हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे, लिमिटेड टाइम में नहीं सीख पाएंगे। अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा के द्वारा होल्ड होती है। और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, चंद्रमा आपकी माँ का कारक है। कुंडली में जहां पर भी कर्क राशि पड़ी है वहां से आपके इमोशन जुड़े हुए हैं। और चंद्रमा सेटिस्फेक्शन नहीं है। चंद्रमा ने क्या किया? चीटिंग किया ना। चंद्रमा ने किसी दूसरे की वाइफ को लेके भाग गया, दिस इज कॉल्ड चीटिंग।
तो चंद्रमा क्या बोलता है? चंद्रमा सेटिस्फेक्शन, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। जहां पर भी चंद्रमा आपका बैठा है वहां पर आप संतुष्ट नहीं हो। वेरी लॉजिकल थिंग्स। जहां पर भी चंद्रमा है वहां पर आप मल्टीपल चीज पाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा खाना नंबर 7 में बैठेगा, 7th हाउस, पार्टनर, सेक्सुअलिटी। चंद्रमा 7वें में बैठ गया और उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस भी अगर आ गया, ऐसा इंसान एक पार्टनर के साथ खुश नहीं रहता। और देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूं तो प्लीज डू नॉट माइंड इट, क्योंकि पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। और दूसरी चीज है कि ज्योतिष को अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं यही है तो यही है, तभी ज्योतिष आपके लिए कारगर है। अगर बोलोगे नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, देखो कमियां किसी को स्वीकार नहीं होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सबके अंदर कुछ कमियां हैं, सबके अंदर कुछ पॉजिटिव है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, बट मैं आपको एक्चुअल ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ जो बृहद पराशर रोड़ा शास्त्र के अंदर वर्णित है और बहुत से ग्रंथों के अंदर वर्णित है। अब शुक्र लगन पे सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं आपको। शुक्र लगन पे ऐसे जातक को कहा जाता है दिस इज शुक्रवंशी जातक। शुक्र लगन पे आ गया ना, पर्सनैलिटी में शुक्र आ गया। और ऐसे जातक के विवाह डिस्टर्ब होता है, और जबकि शुक्र 7वें घर को देख रहा है और शुक्र मैरिज का कारक है। शुक्रवंशी को श्राप मिला है, विवाह डिस्टर्ब रहेगा। और ये श्राप किस वजह से मिला है? लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, देवगुरु के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या सीखने गए। शुक्राचार्य की जो बेटी थी, उनको देवगुरु के पुत्र कच्छ से हो गया प्रेम। संजीवनी विद्या उन्होंने सीख ली। अब बाद में देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहता मेरा ये काम नहीं है, मैं तो यहाँ विद्या लेने आया था। तो वहां पर देवयानी ने उसको श्राप दिया कि जो आपने ये विद्या सीखी है आपको फलीभूत नहीं होगी, आपके काम नहीं आएगी। राइट एवरीवन? तो यहां पर कच्छ ने वापस देवयानी को श्राप दिया कि आपने मात्र शरीर के कारण, शरीर को पाने के लिए मुझे श्राप दिया है, तो मैं श्राप देता हूं कि आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी और पैरों में दिक्कत होगी। पैरों की दिक्कत कोई अलग स्टोरी है, ऋषि भृगु से संबंधित है। पैरों में दिक्कत होगी और आपकी शादी नहीं चलेगी। तो लगन पे शुक्र बैठा हो और लगन की डिग्री के क्लोज हो, या लग्नेश को देख रहा हो, लगन से संबंध बना रहा हो, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। ऐसे परिवार में किसी ना किसी की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। ओपन प्रोडक्शन है, कोई डिनाई नहीं करेगा। 100% तो 100%। ज्योतिष में कभी हाँ और ना का काम नहीं होता, या तो होगा या तो नहीं होगा। बीच वाला कोई सिम्टम्स नहीं होता है कि नहीं हो भी सकता है, नहीं हो भी नहीं सकता है। नो, बीच वाला कोई सिचुएशन नहीं है, या तो यस है या तो नो है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? किसी को कुछ पूछना हो यहाँ पर तो पूछिए ना, वरना आगे बढ़ते हैं। मनीषा जी आपको कुछ पूछना है? मनीषा बंसल जी। नहीं मैम, नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ आ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आ रहा है। हाँ, जी रौनक सर, थैंक मेरा यू सर, सवाल है यहाँ पे। थैंक यू। जैसे जी। गुरु और शुक्र दोनों का यहाँ पे एक तरीके का भिड़ंत हो गया कि गुरुदेव के पुत्र और शुक्रदेव की बेटी का आपस में संबंध बना, जो कि बन नहीं पाया, क्योंकि हमेशा गुरुदेव को बोला जाता है कि सात्विक गुरुता वाले गुरु। अगर 3 की, हम लोग न्यूमरोलॉजी में 3 की बात करते हैं, तो गुरु वाला गुरु। और शुक्राचार्य गुरु विद लस्ट, यानी मैं बताऊं अगर ज्ञान शुक्र, देते आपके हैं तो उदाहरण में रिटर्न। शुक्राचार्य को ऐसा बोला, शुक्राचार्य इज प्योर ब्राह्मण, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी स्टोरी, उसके पीछे क्या काम करते हैं। हाँ, एंड उसके साथ साथ शुक्राचार्य के पास जितनी नॉलेज है वो 3 नंबर के और बृहस्पति के पास नहीं है, पहली चीज। सेकेंड चीज, एक पॉइंट और बताते हैं आपको। शुक्र अगर बलवान है, ऐसा जातक न्याय के लिए खड़ा होगा। द रीजन बिहाइंड, शुक्राचार्य को ऑफर आया था कि वो ना देवों के गुरु बन जाए, उन्होंने राक्षसों का साथ क्यों दिया? उनका ये कहना था कि अगर राक्षसों के अंदर कैपेबिलिटी है तो स्वर्ग उनको भी मिलना चाहिए। राइट एवरीवन? राइट। इसलिए शुक्राचार्य ने राक्षसों का साथ दिया था। शुक्राचार्य बहुत ज्ञानी है। शुक्र बलवान है ना, तो आपको ज्योतिष बहुत आसानी से समझ में आएगी। संजीवनी विद्या आपको वो ज्योतिष आएगी जो गुरु को नहीं आएगी, जुपिटर वाले को नहीं आएगी। इससे मजा आ रहा है पढ़ने में, इसीलिए तो बार बार सवाल मैं ही सबसे ज्यादा पूछ रही हूँ, मुझे लगता है। नहीं, तो अच्छी मुझे एक बात है, छोटी सी पूछिए। बात देखिए मेरे अगर मन आप, में आई कि जो 3 और 6, यानी गुरुदेव बृहस्पति और शुक्राचार्य की जो हमेशा रंजिश, या ऐसा बताया जाता कि आपस में हाँ खिंचाव हाँ, था, वो वो दोनों मैं गुरु। मैं ये कह रहा हूँ ना कि
मुझे नहीं पता कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, जहाँ से मैंने सीखा है श्री दीपांशु गिरी हाँ जी जी। से, श्री सुनील जॉन सर से, तो उनसे जो मैंने नॉलेज ली उसका ज्ञान मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि क्या कैसे होता है। ओके, मुझे लगा यहाँ से ही कुछ उसका रिलेशन है क्या, बस यही पूछ अभी रही थी। देखिए, अगर ना किसी की कुंडली में, मैंने लिब्रा बताया कि आपका बेड प्लेजर है, सेवंथ हाउस आपकी मैरिज है, लिब्रा साइन कहीं पर भी पड़ा हो, कहीं पर भी, तीसरे हाउस में हो, चौथे हाउस में हो, लगन पे हो, 12वें पे हो, यहाँ पर लिब्रा आ जाए, इस जगह लिब्रा आ जाए, यहाँ पर लिब्रा आ जाए, यहाँ पर लिब्रा आ जाए, और पीड़ित हो जाए, सातवां हाउस कितना भी बली हो, आंख बंद करके बोल दो भैया मैरिज लाइफ खराब होने वाली है, क्योंकि लिब्रा साइन क्या है, मैरिज का गुण है ना, सिम्टम्स है। अब मंगल राहु, ये ना मंगल के अंदर एनर्जी है, फाइटिंग स्पिरिट है, राहु चीजों का विस्तार करता है, और लिब्रा के अंदर मंगल राहु बैठ गया तो क्या बोलोगे भाई, सेक्सुअल हरासमेंट होता है इसके साथ, मारपीट होती है। क्लियर है, प्रिडिक्शन देखिए। मरकरी यंगनेस को बताता नहीं, मैंने मरकरी बताया यंग प्लेनेट है, चाइल्ड है, राइट, और लिब्रा साइन सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी अगर लिब्रा में बैठ जाए तो क्या बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति यंग एज में सेक्सुअलिटी का एक्सपीरियंस कर लेता है, मतलब कुछ गलत हो जाता है यंग एज के साथ, राइट। और हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, मरकरी लिब्रा में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा है। आप देखिए, जब आप डीपली और बेसिक तरीके से ज्योतिष को पढ़ोगे ना, बहुत बेसिक तरीके से, यू विल रियलाइज कि क्या चीजें काम करती हैं, क्या काम नहीं करती हैं। यस मैम, बताइए प्लीज। सर आपने कहा कि फर्स्ट हाउस में लिब्रा हो और उसके साथ मंगल या कुछ हो, तो उसके साथ ये सब होगा या वो करेगा? देखिए, फर्स्ट हाउस में अगर लिब्रा साइन है और मंगल राहु का इन्फ्लुएंस फर्स्ट हाउस के अंदर पड़ रहा है, ठीक है, हाँ। तो उसकी जो बेड लाइफ है ना, वहां पर प्रॉब्लम्स है, नहीं नहीं, वो तो है, आपने कहा ना वो मार वार कुछ उसके होगा साथ होगा। लिब्रा उसके लिए काम कर रहा है ना। हाँ अच्छा। ओके, हाँ चलिए सही है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि इमोशंस को बताती है, राइट, और कर्क राशि जहां पर भी है ना, वहां डीपली अटैच रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पत्रिका में 4 नंबर 12वें हाउस में लिखा हुआ है। 12वां हाउस क्या है, चैरिटी, तो उसके इमोशंस कहाँ जुड़े हुए हैं, दान देने से जुड़े हुए हैं। ये व्यक्ति लगातार दान देता जाएगा, ये व्यक्ति अध्यात्म, बार बार घर मुक्ति के रास्ते बार बार घूम, मतलब खोलने की कोशिश करेगा। 12वां हाउस आपके इमोशंस वहां से जुड़े हुए ना, 12वां हाउस मुक्ति स्थान है, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है। और चंद्रमा जहां पर बैठेगा वहां अनसेटिस्फेक्शन देता है। क्लियर। और एक चीज, एक छोटा सा चलो प्रोडक्शन आपको सिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रोडक्शन है। मैंने क्या बोला, लिब्रा चेकलिस्ट होती है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लिब्रा के पास तराजू होता है ना, लिब्रा साइन। अगर लिब्रा साइन फोर्थ हाउस में बैठ जाए, चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जल्दी बनती नहीं है, क्योंकि इनकी चेकलिस्ट बहुत लंबी है भाई। मेरा घर यहाँ होना चाहिए, बीच होना चाहिए, रोड के किनारे नहीं होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, मकान ही नहीं बना पाते। और कर्क लगन के लिए ऐसी सिचुएशन आती है, कर्क लगन के लिए 4, 5, 6 और 7, लिब्रा साइन फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, चेकलिस्ट बन गई हमारी बहुत सारी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, पॉइंट कैच कर पा रहे हैं कैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं। चलिए सर एक, 4 5 6 में क्या होगा? क्या चीज में, सर फोर्थ में अगर लिब्रा है तो घर नहीं बनेगा, और 4 5 6 में क्या होगा? देखिए चलिए, 5वें घर में लिब्रा आ गया, ठीक है, पांचवा अगर रिलेशनशिप को होता है, बताया था मैंने आपको, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, राइट। यहां लिब्रा साइन आ गया, यहां पर ऑप्शंस जुड़ेगा भाई, एक, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, डबल डेटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा एग्जैक्टली, मैरिटल अफेयर। राइट, डबल डेटिंग। क्लियर है। ओके। पांचवें हाउस में लिब्रा आ गया, पांचवा हाउस एजुकेशन का भी है ना, यहां पर उसके पास चॉइसेस रहेंगी, क्या एजुकेशन लूं, लिब्रा साइन चॉइस को भी बताता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को। चलिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा सर, लिब्रा इन सेकंड हाउस आपने बोला नहीं क्या होगा? है। लिब्रा सेकंड हाउस में फाइनेंस के लिए ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेगा। और एक चीज और बता दे, लिब्रा साइन बैलेंस को बताता, बैलेंस को बताता ना, तराजू, राइट। और लिब्रा साइन जहां पर भी होगा वहां पर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा।
और इसका एक और नियम है, सुन लीजिए, अभी आप लोग बहुत बेसिक है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। लिब्रा साइन जहां पर बैठा हुआ है और वीनस आपकी पत्रिका में जहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, उन दोनों हाउस को लेके आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, वीनस आपका 10वें घर में बैठ गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और लिब्रा यहां पर पड़ गया। सेकंड हाउस आता है फैमिली, और 10वां घर करियर है। तो अब आपको ना कैरियर और फैमिली के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा भाई, अदरवाइज डिस्टरबेंस आएगा कहीं ना कहीं, जी। एक जगह दिक्कत तो आएगी। ये होता है एक्चुअली बैलेंसिंग का एक आगे के नियम है, इसको मैं बेसिक तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि ये सब क्लास के लिए छोड़ देने तो आप लोग बोलोगे कि बहुत ज्यादा चीजें सर आई डॉक्टर होंगी। डॉक्टर पारुल जी पूछ रही हैं कि आपने जो सेकंड हाउस के लिए, वीनस के लिए कहा, तो मल्टीपल एग्जैक्टली, इनकम, सोर्स ऑप्शंस ऑफ है ना इनकम। आपके पास, हाँ ऑप्शंस है मैम। लिब्रा साइन ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली के अंदर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जी ऑप्शंस खुलेंगे, एक से ज्यादा ऑप्शंस, वहां पर अपॉर्चुनिटीज रहेगी। यस। और लिब्रा साइन की एक्टिवेशन एज, जब ये एक्टिवेट होगा तो जरूर आएगा। और परिभ्रमण चक्र पद्धति, जिसे हम भृगु चक्र पद्धति भी कहते हैं, उसमें जब जब लिब्रा एक्टिवेट होगा वहां पर आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे। ये सब क्लास में पढ़ाएंगे आराम से। सर कोर्स के बारे में बता दूं फिर आपके? हाँ जी, कोर्स के बारे में बता दें, इसके बाद थोड़ी देर हम क्लास और ले लेंगे कंटिन्यू। जी सर, जी सर। सर शेयरिंग वो बंद कीजिए। सर का अभी ये न्यू कोर्स आ रहा है। मे आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस यस, प्लीज यस। कंटिन्यू। ये सर का ये ना कोर्स आ रहा है, फाउंडेशन ऑफ वैदिक कोर्स, पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और आपको ये मैं बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारे सनातनी धर्म में, जो कि पराशरी ज्योतिष का पूरा माने जो संस्कृत है, माने संस्कृत में लिखा हुआ है, और उसको सर ने पूरा टोटल हिंदी में बता के, कैसे हमारे शास्त्रों में हमको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ज्योतिष से कैसे हमको जोड़ना है। और इसमें आपको पूर्ण तरह पूर्ण नॉलेज, वैदिक का जो भी आधार स्तंभ है, ये हमारा बेस रहेगा कि आधार स्तंभ ज्योतिष का कैसे माना जाता है, उसके बारे में है। तो इसके बारे में आपको सर पूरा इस पे नॉलेज देने वाले हैं। और अभी सर इस पे आपको पूरा बताने वाले हैं सर। मैम, बोलिए। पहली बात तो पराशरी ज्योतिष आधा नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। किसी भी यस ज्योतिष यस, की आधा आप बात मैंने करिए, सर आधार बोल रही हूँ, आधार। चाहे आधार, आप अच्छा आधार, किसी भी बेस ज्योतिष बेस। की बात करिए, उन सबका आधार पराशरी है। आप कोई भी यस विद्या उठाइए, वो यस यस। पराशरी में उसके नियम लिखे हुए हैं। हाँ बताइए मैम। देखिए, हम लोग इसके अंदर एडवांस प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोडिक्शन टेक्निक सीखने वाले हैं। उसके लिए हम लोग बेसिक सीखेंगे, फ्रॉम वेरी बेसिक्स, जिसके अंदर प्लैनेट क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, उनकी एक्टिवेशन एज क्या होती है, कौन सी स्पिरिचुअल राशियां हैं, कौन सी कार्मिक राशियां हैं, 12 हाउसेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस। राशियां अगर आपके सामने प्लेनेट ना दे रखा हो, केवल राशियों का एक चार्ट बना हो, तो उससे प्रिडिक्शन कैसे निकालेंगे। अगर केवल एक प्लेनेट बता दिया जाए तो उसका प्रिडिक्शन क्या होगा। अगर केवल एक राशि बता दी जाए तो उसका प्रिडिक्शन क्या होगा। बहुत बेसिक से, जीरो स्तर से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। चार्ट रोटेशन टेक्निक, अब देखिए ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है चार्ट रोटेशन टेक्निक का। ये बताता है कि अपने चार्ट से अपने बच्चों के बारे में जानकारी, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी। अब 11th हाउस आपका गेंस है, और 11th हाउस आपके जो आपका बच्चों की वाइफ आएगी या फिर बच्चों के हस्बैंड आएंगे, वो 11th हाउस से पता चल जाता है। एग्जैक्टली मंजू मैम, कुंडली बनाना सीखेंगे बिल्कुल। ठीक है, 11th हाउस आपके बच्चों के बारे में पूरी जानकारी बता देता है, बच्चों की वाइफ के बारे में। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आपके बच्चों का कैरियर भी बता देता है, वो कैसे होता है, कैसे चार्ट को रोटेट करके। और रटने वाला कुछ नहीं है, सब समझने वाला है चार्ट रोटेशन टेक्निक के ऊपर। और राशि राशि के 4 प्रकार होते हैं: फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। राशियों की अपनी स्ट्रेंथ होती है, प्लेनेट की अपनी स्ट्रेंथ होती है। इन सब के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर सीखने वाले हैं। राशियां किस एज में एक्टिवेट होती हैं? लिब्रा राशि किस एज में एक्टिवेट होगी, वृषभ राशि किस एज में एक्टिवेट होगी, एरिस राशि किस एज में एक्टिवेट होगी। हमको पता है ना, आपको एक विशेष टेक्निक्स होती है कि
हमें दशा नहीं समझ में आ रही है, हमें प्लेनेट समझ में नहीं आ रहे हैं, और राशि एक्टिवेट हो गई, मैरिज करा दिया, क्योंकि लिब्रा राशि एक्टिवेट हो गई है, लिब्रा शाइन एक्टिवेट। उसकी एक्टिवेशन एज क्या होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाइए मैम। ओके, 9 प्लेनेट, स्टडीज ऑफ 9 प्लेनेट विथ मैथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको उसके दिमाग में आपकी एक स्टोरी बन के सामने आ जाएगी, किस तरीके से प्लेनेट अपना कार्यकत्व और रिजल्ट दिखाते हैं। मैम प्लीज आगे। हाँ, किस प्लेनेट का यूज करके उनको एक्टिवेशन, मतलब मंत्र द्वारा एक्टिवेट होगा, कि बहाने से एक्टिवेट होगा, कि उसका स्टोन पहनने से एक्टिवेट होगा प्लेनेट, या हवन करने से। 4 टाइप के प्लेनेट है। फायर एलिमेंट, हवन, राइट एवरीवन। अर्थ एलिमेंट, स्टोन। वाटर एलिमेंट, पानी में बहाने की रेमेडी। और आपका कौन सा बचा, एयर एलिमेंट, मंत्र जाप। ये 4 टाइप टाइप की रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद गुरु के गोचर, शनि का गोचर, राहु केतु के गोचर, जो आपको प्रिडिक्शन करने के लिए हेल्प करेगा उसके ऊपर, और इवेंट कब इवेंट ट्रिगर होगा उसके ऊपर ये हेल्प करता है गोचर हमारा। आगे बताइए मैं। किस प्रकार चार्ट को रीड किया जाए, चंद्रमा की पोजिशनिंग को कैसे देखा जाए, उसके बाद दशा कैसे एक्टिवेट की जाए चंद्रमा से। अब देखिए, सिंपल सा रूल आपको मैं बताता हूं। आपकी पत्रिका में चंद्रमा जहां पर भी बैठा हुआ है, उससे तीसरे घर में प्रॉब्लम्स है। तो ये कुछ एडिशनल सूत्रास, एडवांस सूत्रास, स्नैपशॉट टेक्निक्स है जो हम चर्चा करने वाले हैं अपने लाइक वेब अपनी क्लासेस के अंदर। आगे बढ़ाइए मैम। स्नैपशॉट टेक्निक्स जहां पर हम चर्चा करेंगे, शनि से चौथा घर पीड़ित है, शनि से सेकंड हाउस पीड़ित है, शनि इज ए कार्मिक प्लेनेट, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कहाँ से देखें, बेसिक 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 सीखने का प्रयास करें। करियर, मैरिज, शनि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मैरिज। आई विल एक्सप्लेन कैसे वो देखा जाएगा, ठीक है, इन क्लास। आगे बढ़ाइए। अब देखिए, इस कोर्स को करने के बाद कोई भी जातक, आई विल गिव एश्योरेंस कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आफ्टर द कोर्स ही विल गोना अर्न मोर देन 50,000 रुपीज। मैं उसको इस लेवल का बना के छोड़ दूंगा। एडवांस, ये तो बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स में इस लेवल का हम आपको उस लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो, और एक अच्छे पैकेज को आप अर्न कर सकते हो अपनी लाइफ में। देखिए, खत्म हुआ मैम, फिनिश हो गया, राइट। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है, और इसके बाद ये तो मैंने मुंह जवानी जितना याद आया वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज मैं जब पढ़ाता हूँ मेरे पास कोई नोट्स नहीं होता, सब नोट्स मेरे यहाँ पर है, तो मैं एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ, राइट। तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट हाँ, मैं आपको नोट्स जितना मुझे होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकेंड चीज है, जितना लिखा हुआ उससे ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर। काफी हमारे पुराने बच्चे भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं, तो जितना मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा पढ़ाने की टेंडेंसी मेरे अंदर है। बाकी कुछ और बताना हो तो बता दो मैम, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ नहीं नहीं पढ़ाऊँ। सर, एक मिनट, ये जो हमारा, सर एक मिनट, हाँ सर, ये दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा प्लीज। सर, ये मैंने, सॉरी सर, ये एकदम गलत लगा दिया, एक मिनट, हाँ, सर। हर हर महादेव। नमामि शिवाय शांति एक निर्वाण। मिनट सर। लेट मी शेयर मैम। हाँ हाँ सर, हाँ एक मिनट। विजुअल। नो सर, एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, ये शेयर मैंने किया है, विजुअल हो रहा है, ये देख लीजिए आप एक बार। एक मिनट सर। हाँ सर, ये जो सर का कोर्स आ रहा है वो 21 तारीख को शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए दी जाएगी। इसका आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि आपके व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। और हमारा जो भी कोर्स है, तो उसका जो भी व्हाट्स ग्रुप बनेगा उसमें आप डिस्कशन भी कर सकेंगे। सर आपको पूरा गाइडेंस देंगे। ये वैसे तो कोर्स देखो 7100 का है, पर सर ने आज कहा, मैंने 2500 पे इसको रखा है। अगर आज रात के 12 बजे तक आप इसका पेमेंट करते हैं तो आप 1500 रुपये में इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, और ये 1 हफ्ते का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है। आपको बेसिक नॉलेज पूरा कैसे, मतलब एक तो जैसे ये संपूर्ण ही विद्या है एक तरीके से। आप किसी भी कुंडली पे देख के आप पूरा प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, कैसे इसके जीवन में उद्धार हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कैसे रेमेडी सकते हैं। आपको पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद में आपको फाउंडेशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहीं पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत मिनिमम अमाउंट पे हम ये कोर्स लेके आए हैं, 1500 रुपये में। पर वो उसके लिए शर्त है आज रात के 12 बजे तक। और अगर आप कल अगर करोगे तो आपको 2500 ही पे करना होगा। ठीक है सर? जी सर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास थैंक की यू तरफ। सर। बाकी आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं हाँ थोड़ा। जी, रश्मिका जी बोलिए। हाँ, वो टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि 8:30 बजे तो एक क्लास होता है ना हमारा। तो कौन सा? ये थोड़ा आगे, मतलब 8:30 बजे मेरा दूसरा एक क्लास है, तो जी। 7:30 बजे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो मेरा मन है ज्वाइन करने का। हाँ, तो क्योंकि ये मैं, टाइमिंग चेंज हाँ नहीं हो सर का, सकता हाँ क्या? 1 घंटा ही सर उसमें पढ़ाने वाले हैं बेसिकली वैसे तो। और रिकॉर्डिंग तो देखो आपके पास में मिलने वाली है। और अगर आपके पास में रिकॉर्डिंग्स है तो आप उसको सुन के, अगर आपका छूटता है कुछ ऐसा, मैं ये बोल रही हूँ, तो फिर आप नेक्स्ट डे आप सर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और 1 हफ्ते का ही कोर्स है, कोई ऐसा बहुत लंबा नहीं है कि 1 महीने का कोर्स है, और या 20-15 दिन का कोर्स है। हम्म, बाकी आपकी इच्छा। हाँ ठीक है, मैं सोचा मैम आज टाइमिंग रात शाम का तक। है क्या? यस, यस यस। विल बी लाइक 7:30 PM। नहीं नहीं, 7:30 ठीक है। बजे का टाइमिंग है रात के, शाम के। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, थोड़ा सा और इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरे बेसिक कोर्स में ही शायद मैं वो दे देता हूँ जो। रश्मिका जी आप कर सकते हो 7:30 पे, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और इतना वो हाँ अंदर हाँ चला, विनीता जी, मुझे दिमाग तो में चला जा रहा है ना पानी की मैं तरह अंदर, आप बिल्कुल कर मैं पाओगे। बाकी पहली तो बार इतना रिकॉर्डिंग है, अच्छा, कल्पना जी मतलब बैठे हुए हैं। हो हाँ जाएगा मैं सब, कर लो पहली बार, आप। मैं तो थोड़ा गो लेट अहेड। हो गई, मैं वो लिंक देखने में अभी ज्वाइन की, मतलब अरे थोड़ी कुछ नहीं देर छूटा, गो फॉरवर्ड, यू आर स्मार्ट, कर लोगे। चलिए, थोड़ा सा पहले। हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, कोर्स तो कर ही लेंगे। चलिए, लिब्रा साइन क्या बताता है? लिब्रा साइन गवर्नमेंट, सूर्य का साइन है ना, राजा। लिब्रा इज गवर्नमेंट। एक छोटा सा प्रोडक्शन है कि लिब्रा अगर चौथे घर में पड़ा हुआ है, सॉरी, सिंह राशि। सिंह राशि गवर्नमेंट को बताती है, चाइल्ड बर्थ को बताती है, सूर्य का साइन है। चौथे हाउस में सिंह राशि पड़ी हुई है। सिंपल सा प्रोडक्शन दो, आपके परिवार में ना, आपका या तो घर किसी गवर्नमेंट क्वार्टर के आसपास है, या तो आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हो, या आपके घर के आसपास गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी है, वॉट एवर। क्योंकि सिंह राशि, सूर्य, गवर्नमेंट, ठीक है, कहाँ आ गई? प्रॉपर्टी वाले हाउस में आ गई। क्लियर? तो सिंह राशि अगर सेकंड हाउस में पहुंच जाए, गवर्नमेंट से अर्निंग के चांसेस हैं। अब अर्निंग किसी प्रकार भी हो सकती है, आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, प्राइवेट जॉब है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इट इंडिकेट गवर्नमेंट से अर्निंग हो रही है आपको। एफडी है, सेकंड हाउस हमारी स्टोरेज है ना, तो एफडी भी यहां से देखी जाती है। तो आपने गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के अंदर पैसा फंसा रखा है। राइट एवरीवन? और लिब्रा साइन, लिब्रा आ रहा बार बार, सिंह राशि आपकी क्रिएशंस, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशंस को ही बताती है। मैं कहता हूं सिंह राशि यहां पर बैठी है 10वें घर में, और ये पीड़ित है, डैमेज हो गई। नेचुरल काल पुरुष में कहां पर आ रही है? 5वें घर में, जो एजुकेशन बोल रहा है। अब ये 5वां में कितना भी बली हो, लेकिन अगर सिंह राशि पीड़ित है तो इंसान का पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि नेचुरल जो साइन है ना, सिंह, वो पीड़ित हो गया, 5वें घर के अंदर चाइल्ड की एनर्जी छुपी हुई है, डैमेज हो गया। राइट एवरीवन? क्लियर हुआ? अब किसी के 10वें घर में सिंह राशि आ गई। 10वां घर क्या है? 10वां घर कार्य क्षेत्र है। ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। सिंपल। क्लियर हो रहा है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन ना टॉप नॉच चला जाएगा। राइट? अब आते हैं धनु राशि के ऊपर। स्कॉर्पियो के ऊपर चर्चा कर ली थी, लिब्रा के ऊपर चर्चा कर ली थी, आते हैं धनु राशि। दिस इज भाग्य।
अगर किसी का, सुनिएगा, कर्क लगन है, एक सेकंड, कर्क लगन है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। और मैंने क्या बोला था छठे भाव के अंदर? वर्गो साइन मतलब कटाक्ष वाली एनर्जी, और नाइन्थ हाउस मतलब फादर। और कर्क लगन के लोग ना अपने पिता से खुश नहीं होते हैं, वो कटाक्ष करते हैं फादर के ऊपर, और वहीं पर उनका भाग्य गिर जाता है। वहीं पर उनका भाग्य गिरेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस भाग्य की एनर्जी है और छठा घर कटाक्ष का है। नाइन्थ हाउस चला गया 6 में। ऐसे लोग कटाक्ष करेंगे किसके ऊपर? अपने फादर के ऊपर, अपने गुरुओं का, ज्ञान का। क्लियर है? हमारे जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है वो ये कहते हैं कि कर्क लगन वालों के जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तब उनका भाग्य राइज करता है। क्योंकि भाग्य, नेचुरल भाग्य कहाँ पड़ा हुआ है? छठे घर में, जहां पर कटाक्ष की एनर्जी आ रही है। तो उसको क्या रेमेडी देनी है भाई? रेमेडीज ना वो नहीं होती है कि आप ये कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, 2 घंटे पूजा में बैठो, कोई नहीं कर पाता। जनरल रेमेडीज दो कि भैया आपको अपने फादर के साथ बना के रखनी है, अपने गुरुओं का अनादर नहीं करना है। क्लियर है? अगर यहाँ पर वर्गो साइन है, नवम भाव में, नवा भाव गुरु है, तो ऐसा व्यक्ति जिससे पढ़ेगा उसी का अनादर करेगा, तो क्या ज्ञान आ पाएगा? नहीं आएगा ना। वर्गो साइन कटाक्ष है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ऐसा एक ग्रंथ बोलता है, आप लोग माइंड मत करिएगा, जुपिटर अगर वर्गो में बैठा हो, जुपिटर आपका नवे भाव का स्वामी है, धनु का राशि का स्वामी जुपिटर है, और मीन राशि का स्वामी जुपिटर है। जुपिटर अगर कन्या राशि में बैठा हो, कन्या राशि क्या कहती है? क्रिटिसिज्म निकालना। और गुरु क्या है? हमारे टीचर, हमारे लाइक जो हमको पढ़ाता है। तो ग्रंथ कहते हैं ऐसे इंसान को ज्योतिष मत पढ़ाओ, वरना बाहर जाके तुम्हारी बुराई करेगा। कन्या राशि में गुरु बैठा हुआ है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? सर ऐसा हो गया कि ना कोई स्टूडेंट को लेना है तो पहले उसकी जन्म पत्री देखो। नहीं नहीं, वो तो देखो, उसके बात करने से मैम, उसके विचारधारा से उसके प्लैनेट समझ में आते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा होगा नहीं और नहीं, किस जगह पे वो तो मैं वो जो अपना ऐसे प्लैनेट ही असर मस्त। दिखा रहा होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, समाप्त करते हैं, 10-5 मिनट का टॉपिक है हमारा। नहीं तो ये चर्चा ऐसी है कि मैं पूरी रात पढ़ाता रहूं तो भी आपका ये लेक्चर नहीं खत्म होगा, मुझे पता है, इतना डीप हो जाता है। जी जी। आते हैं मकर राशि। देखो, धनु राशि अगर छठे भाव में पड़ी है यहां पर, तो छठा भाव सर्विस का होता है ना। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कब खुलेगा? जब ये सर्व करेगा, सर्विस देगा। छठा भाव सर्व की एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी है। राइट एवरीवन? क्लियर है? तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य तब खुलेगा जब ये सर्विस देगा सभी को। अगर ये धनु आपके सेकंड हाउस में आ जाए, धनु राशि यहां पर पड़ी होती, अगर ये व्यक्ति अपने फैमिली वालों के साथ सेकंड हाउस फैमिली बनाकर चलेगा तो इसका भाग्य में ग्रोथ है। अगर फैमिली से बिगाड़ा तो भाग्य टूट जाएगा। सिंपल सिंपल, हमको ना राशि पकड़नी है, हाउसेस पकड़ने, मर्ज कर देना है। अभी तो मैंने प्लेनेट यूज ही नहीं कर रहा हूँ कि राशि और प्लेनेट, राशि पकड़ रहा हूँ और हाउसेस पकड़ रहा हूँ, सिंपल। 10वां घर कैप्रिकॉन, जहां पर बात करते हैं एफर्ट्स की, कैप्रिकॉन योर स्टेटस एफर्ट्स। राइट? अब देखो, मंगल, राहु, ये होते हैं जल्दबाज। क्लियर? ये जल्दबाज वाले प्लेनेट है, जल्दी चाहिए। लोग कहते हैं ना, राहु इन कैप्रिकॉन, राहु 10वीं में दुनिया बस में, राहु खान नंबर 10 में दुनिया बस में, ऐसा बोला जाता है। वह रीजन क्या होता है? कैप्रिकॉन का राहु, उसको ना 9 to 5 वाली जॉब नहीं चाहिए, आज की आज मिल जाए। मेरा राहु कैप्रिकॉन में, तो मुझे पता है कि 9 to 5 वाली जॉब नहीं चाहिए, आज की आज चाहिए भाई, काम तुरंत होना चाहिए। राहु कैप्रिकॉन डिजायर्स बढ़ा दी। ठीक है? राहु क्या है? आपकी डिजायर्स है। राहु आपका फोकस, अटैचमेंट है। जहां पर भी बैठेगा, जिस भी राशि में बैठेगा, वहां आपका अटैचमेंट है इस जीवन का। क्लियर है? तो जिसका मंगल, मंगल कैप्रिकॉर्न में बहुत बली होता है, क्योंकि मंगल फाइटिंग सेनापति, जिसके अंदर लड़ने की ताकत है, और 10वां घर कार्य क्षेत्र है। तो जब कार्य क्षेत्र में लड़ोगे नहीं, तब तक जीत कैसे पाओगे? राइट एवरीवन? तो कार्य क्षेत्र में लड़ना पड़ेगा। और गुरु कैप्रिकॉर्न में नीच का हो जाता है। गुरु क्या होता है? गुरु ज्ञान का दे प्लेनेट है, ठीक है, और उसको तुमने लड़ने बैठा दिया, तो वो कहाँ लड़ाई कर पाएगा भाई? इसीलिए कहते हैं ना, गुरु कैप्रिकॉर्न में नीच का होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है। अब कैप्रिकॉर्न दलदल वाला एरिया है, सुनो अब स्टोरी से कैसे कनेक्ट करना है। कैप्रिकॉर्न दलदल वाला एरिया है, और वहां पर हाथी फंस गया था। हाथी जो बड़ा
गुरु है वो फंस गया था, तो उसकी रक्षा किसने की थी? गजेंद्र सहस्त्र नाम भगवान विष्णु का चक्र आया था और मगरमच्छ का पैर काटा। तो जिसका कैप्रिकॉन के अंदर गुरु बैठा है उसको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सिंपल एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर, वेरी। कैप्रिकॉन के अंदर गुरु नीच का है, अगर वो कैप्रिकॉन का गुरु है, गुरु कमजोर है, तो भगवान विष्णु का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। रेमेडी है, कहाँ से देखो बनता सर, है? आपको रेमेडीज दे रहे हैं इस कोर्स के अंदर भी, हाँ, वो तो और दो रेमेडी तीन सीखा जगह हुआ, इसे दे भी घर भी दिए पड़ेगा। रेमेडी, ताकि आप लोग यूज कीजिए उस चीज को। बहुत ही मजेदार कल्पना जी, हेड्स ऑफ। यस, थैंक यू थैंक यू। आते हैं एक्वेरियस। अब देखो, एक्वेरियस के अंदर दो प्लेनेट आते हैं। एक आता है शनि। तो शनि आपका कर्म भी है और शनि आपके कर्म से होने वाला गेन्स भी है, यही कहते हैं ना। शनि देवता डिसाइड करेंगे कि आपने कैसे कर्म करके आए, उसके अकॉर्डिंग आपको इस जीवन में फल मिलेगा। यस। तो हम ये कह सकते हैं ना, सब कुछ छोड़ो, शनि को देख लो कि शनि कैसा है, वही आपका बता देगा जीवन के कर्म अच्छे चलेंगे या खराब चलेंगे। शनि मजबूत है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, उसके आगे पीछे। अब देखो, आगे पीछे मैं क्यों कह रहा हूं? अगर शनि जहां पर बैठा हुआ है उससे आगे पीछे शुभ प्लेनेट बैठे हैं, आप जहां पर रहते हो और आपके घर के अगल बगल अच्छे लोग रहते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। और आपके घर के अगल बगल आपके दुश्मन रहते हैं तो क्या होगा भाई? हालत खराब। ठीक है, निकलने का प्लान हो जाता है। तो वैसे ही शनि है। आपको कर्म देखना है तो कुछ मत देखो, शनि देख लो। शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके आगे पीछे कैसे प्लेनेट है। अगर शुभ प्लेनेट है तो कर्म अच्छा रहने वाला है। क्लियर है? सिंपल। और कर्म अच्छा रहेगा तो गेंस होगा, तो शनि गेंस का भी देवता है। और गेंस की जो चाहत है ना वो राहु के पास है। राहु कहता है गेंस, डिजायर्स। तो नोट इट डाउन। आपकी पत्रिका में जहां पर भी राहु बैठेगा उस चीज से आप ज्यादा अटैच हो जाओगे। अगर लगन पे राहु बैठा हुआ है, ये इंसान अपने ऊपर ही अटैच रहता है भाई। इसीलिए कहते हैं ना, लगन का राहु साइको बना देता है। अपनी बातें करने वाला, अपना प्रॉफिट अपना नुकसान, बस और कुछ नहीं। राहु इन लग्न। बिकॉज डिजायर्स किसकी हो गई? मेरी खुद की, मेरी पर्सनैलिटी की डिजायर्स हैं। राइट। राहु एक्वेरियस में बैठा हुआ, गेंस तो एनी हाउ चाहिए। राहु कहता है, राहु इज वंडरफुल प्लेनेट। मैजिक अगर कोई लगाता है ना इस कलयुग के अंदर, राहु बनाता है। और मैजिक किसी के पास पावर नहीं है। राहु ना झटके भर में इंसान को कहां से कहां पहुंचा कर रख देगा। राहु अष्टम में बैठा हुआ है, और अगर अच्छे प्लेनेट का सपोर्ट मिल गया ना, रातों रात 360 बदलाव आएगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक बदलाव। राहु एक्वेरियस में बैठा हुआ अचानक सब कुछ देगा। क्लियर है? और राहु जब भी होगा ना, ऐसे इंसान, देखो मेरा सेकंड हाउस में राहु की दृष्टि जाती है, तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मेरी नजर हटने लगती है यहाँ से। रीजन बिहाइंड क्या है? राहु आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ऐसा इंसान ना आंख बंद करके ऊपर देख के अपने मन से बात करता है। वो पढ़ के नहीं बोल रहा है, मेरे को तो पूरी पीडीएफ लेके आया हूँ, और मैंने सीरियसली एक भी पेज नीचे नहीं किया। बिकॉज ये मैं खुद नहीं बोलता, मेरा राहु का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस से है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरा राहु बुलवाता है। तो राहु अगर बली है ना, तो यू विल अचीव एनीथिंग। राइट एवरीवन? राहु आपका सबकॉन्शियस माइंड है। शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। शनि क्या है? आपके पैर का कारक है। राइट? तो ऐसे लोग ना बोलते समय पैर हिलाएंगे। पकड़ लो भाई, तेरा तुम्हारा तो शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है ना। स्पीच सेकंड हाउस, स्पीच शनि सेकंड हाउस, पैर हिला रहा बंदा। राहु सेकंड हाउस, स्मोक करता है, राहु एक्टिवेट है उसका। सिंपल है। सेकंड हाउस आपका फूड है ना। राहु क्या है? ऐसे लोगों को स्मोक सूट करती है जिसका सेकंड हाउस में राहु होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग स्मोक करके जाके धुआं, अगरबत्ती जलाइए। राहु एक्टिवेटेड। राहु अगर कैप्रिकॉर्न में बैठा है, दसम भाव में बैठा है, भैया, ऐसा व्यक्ति ना, देखो मेरे अंदर आदत है कि मैं पेन को बार बार लेके जाता हूँ मुंह के पास। ये क्या है? राहु की हैबिट्स है। राहु की हैबिट्स है। मैं आंखें बंद करके बोलता हूँ, दिस इज द हैबिट ऑफ राहु। जब राहु आपका सेकंड हाउस आपके लगन से कनेक्शन बनाएगा, तो वो ना आप सबकॉन्शियस माइंड से बात करने वाला व्यक्ति बनेगा। सोच के नहीं पढ़ाएगा, उसको क्या पढ़ाना है। मुझे तो पता नहीं था कि नीचे क्या लिखा है। मुझे सीरियसली शायद इससे कम टॉपिक लिखा था, और मैं क्या पढ़ाता चला गया वो मेरे माइंड में नहीं होता है। ये वही राहु। मैं देख रही थी सर, हमने टॉपिक कुछ और लिया हुआ है और आपने पूरा नॉलेज दे दिया इसमें। तो ये राहु को रिप्रेजेंट करता है कि राहु आपका करिश्मा है। जहां पर भी राहु बैठेगा, राहु भगवान है। और राहु खराब नहीं है, राहु इज सन ऑफ ए किंग। राहु राजा है। ठीक है, तो राजा बनाने का अधिकार। डोनाल्ड ट्रंप के 10th हाउस में राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। झटका दिया लेकिन वापस अचानक राइज करा दिया। दिस इज राहु। देखो आते हैं मीन राशि। सर, आज हमारे बीच में मैंने, आपका भी 10वें राहु है, मेरे भी 10वें राहु है,
और हमारे वीरेंद्र बड़ोला सर का भी 10वें राहु। ओके 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 ओके। यस। मेरा अब भी मैंने करता वही जी। सोच रही थी, अभी यही बात ही सोच रही थी मैंने कि वीरेंद्र सर की भी 10th में हो। मेरा भी 10th में राहु है। तो तो देखो बहुत दुनिया बढ़िया, फिर आपके मजे बस में हैं है, आप आपके सभी के। सब सब ठीक है, मनोकामना पूर्ण होती होगी, जैसे भी राहु आई देवता को होप एक्टिव माय करके गुड। चलिए, बढ़िया से मौज होगी आप सभी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, जी। 12वें घर, मीन राशि होती है मुक्ति की। मुक्ति एक ऐसा इंसान है जहां पर आप चीजों को होल्ड करके नहीं रख सकते। मीन राशि में कोई भी चीज पकड़ी नहीं जा सकती। वो मोक्ष स्थान है, वहां सब लेट गो है, राम भरोसे चलने वाली राशि। मीन राशि भगवान विष्णु का क्षीर सागर है, और चारों तरफ अंधेरा है मीन राशि में। मीन राशि डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है। इंसान की आत्मा निकल जाती है तो कहाँ जा रही है, कि क्या उसकी यात्रा, नो बडी नोस, राइट एवरीवन। तो मीन राशि लॉसेस को है। आपकी आत्मा को, आपका आत्मा का यात्रा मीन राशि के अंदर आ जाती है। तो मीन राशि जहां पर भी बैठी है ना, तो वहां पर आप ना चीजों को होल्ड करके नहीं रख सकते। वहां पर समर्पण देना पड़ता है। क्या बोला मैंने? समर्पण। मीन राशि मतलब अपने आप को समर्पित कर दो। मेरा अष्टम भाव पे, मुझे ज्योतिष के ज्ञान के लिए ना 8th हाउस ज्योतिष है। मेरा सिंह लगन की पत्रिका है। दिस इज नॉट माई पत्रिका, एक्चुअली सिंह लगन की पत्रिका है। अष्टम भाव पे मीन राशि आ रही है। मुझे ज्योतिष के ज्ञान के लिए ईश्वर को समर्पित कर देना है। प्रभु मैं तेरे सहारे चल रहा हूं, मुझे ज्ञान आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। जब आप समर्पण की हैबिट डाल लोगे, वहां पर मीन राशि आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और कहीं आपने मीन राशि को पकड़ने की कोशिश की, वो चीजें हाथ से फिसलेंगी। क्लियर है? 7th हाउस में मीन राशि पड़ी है। मैं चाहता हूं मैं अपने वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को होल्ड करके रखूं। जाना ही है भाई। 7वां घर, मैरिज, आपके पार्टनर। चलिए आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो डेफिनेटली। सर 2-3 जनों के मैसेज आए, आपने ना अमाउंट कहाँ डालना है वो तो दिखाया ही नहीं है। ये तो मैं, आपको चैट आया होगा सभी का। यस यस। तो उस चैट के अंदर, एक मिनट, स्कैनर के अंदर आप अमाउंट डाल दीजिए। हम मैं एक बार शो भी कर देती हूँ, कोई चैनल स्क्रीनशॉट है। किसी को लेना होगा तो सर। जी प्लीज। सर ये सर आप डिविजनल चार्ट्स पढ़ाते हो क्या? हाँ, डिविजनल चार्ट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जो मेन मेन चार्ट्स है, स्पेशली आपका D1 D9 D10 और D60 के ऊपर भी टेस्ट दूंगा, रीजन बिहाइंड। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं, ये ना मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि D1 चार्ट से के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है, बस पढ़ना आना चाहिए। बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो डिविजनल चार्ट भी पढ़ाऊंगा, D10 भी पढ़ाऊंगा, D9 भी पढ़ाऊंगा। सर ये, D1 जी इस हाँ, सदी के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। उनका कहना है कि D1 चार्ट पे अगर आपने कमांड कर ली तो आप हर एक प्रोडक्शन को दे सकते हो। सर जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वैदिक की तो वो वो कैसे कर बेसिक, सकते ये हैं? बेसिक ही से ही पढ़ाना है। ये तो मैंने आज, लिमिटेड टाइम था, लिमिटेड चीजें बतानी थी। तो एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया ना, मैंने थोड़ा अच्छा आधा अच्छा घंटे अच्छा। से तो तो मैंने बेसिक से इसकी ही पढ़ाया था रिकॉर्डिंग मैम। आज मिलेगी भी इसकी? कोशिश यही की थी कि बेसिक से यस पढ़ाऊं। यस, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी आपको लिंक। आप जिस ग्रुप में ज्वाइन रहे वहां पर लिंक भी दिया जाएगा, कहाँ से आप देख सकोगे। और आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेना, हाँ, ये जो है ना मैम स्क्रीन के मेरे ऊपर। को, एक्चुअली मैम इसकी क्लास कितने बजे, क्योंकि ना मेरे अभी मैं बडोला पूरा सर आपको की क्लास डिटेल्स फिर से बता देती हूँ, 1 मिनट। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बैंक लेकिन मैम, डिटेल, अगर किसी को बैंक में पेमेंट करनी हाँ, है तो बैंक में बैंक, हाँ, उसके हिसाब से है। नहीं तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, और एक्सिस नाइन बैंक। वन फाइव टू नाइन थ्री सेवन थ्री जीरो थ्री पे आप, और ये स्कैनर का भी आप फोटो ले सकते हैं इस डिटेल पे। और स्क्रीनशॉट फिर आप प्लीज इस नीचे नंबर दिया है ना उस पे ही दीजिएगा, 9152921303। उसके बाद में ही आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकेंगे। अभी आपने कहा था सर, आप वो दिखा रहे हैं क्या सर? जी। एक, मैम एक्सिस के अलावा कोई और हाँ, बैंक ये है? गया। देखिए, ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी 2026 को, और शाम को 7:30 बजे का ये कोर्स है। वैसे तो ये 7100 का कोर्स है। अगर आप आज पेमेंट करते हैं 12 बजे से पहले तो आपको 1500 माने 1500 रुपये आपको पेमेंट करना है। और उसका, और साथ में आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको स्कैनर की भी इसमें वो हो जाएगा। और अगर आप कल माने 12 बज के अगर वो 5 मिनट भी हुआ ना, तो ये
आपको 2,500 रुपये ही भरना 5 मिनट तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। बाकी नहीं ठीक नहीं है। सर, एक्चुअली कैसा है, मुझे फिर रात को 1:30 बजे तक मैसेज आते हैं, इसलिए मैंने बोला कि भैया ओके आपको ओके। जो भी करना है 12 बजे तक कर लीजिए आप, अगर किसी 1,500 रुपये ने 12 बजे तक, उसके बाद में होगा ना तो 2,500 रुपये। और प्लीज कॉल मत कीजिएगा, आप अपना स्क्रीनशॉट नीचे इस नंबर पे 915293, अच्छा ये वाला नंबर दिया है, ओके, 91522937 303 पे आप पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। मैम ओके ये सर। जो बैंक नंबर दिया है, एक्सिस के अलावा एचडीएफसी बैंक है कोई यस। नियर बाय? क्योंकि हमारे यहाँ पे हाँ एक्सिस नहीं, बैंक नहीं है। अपने उस पे आप एक्सिस बैंक पे भी आप कर सकते हैं, इसका नंबर आपको मैंने दिया हुआ है ना। नहीं, एक्सिस बैंक नहीं है हमारे यहाँ पर। नहीं नहीं, आप अपने अकाउंट से, आप अपने अकाउंट से दे सकते हैं। नहीं मैम, वो जिस बैंक में पैसे जमा कराते हैं वो कहते हैं उसी बैंक का होना चाहिए ना, इसलिए मैं कहती हूँ एचडीएफसी का कोई नंबर है क्या आपके पास? हमारे यहाँ नियर बाई एचडीएफसी और पीएनबी है, दो ओके, बैंक है आप अगर। मुझे ना, हाँ आप मुझे, अगर आपको पेमेंट करना है तो आप मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छा, HDFC का दे ठीक है। दूंगी, है ना, हाँ, आपका ठीक है, ठीक प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। किसी को और पूछना है सर से, कुछ क्वेश्चन करना है? डाउट हो तो आप मैम ये लिंक नहीं है मैम, ये नंबर जब हम डाल रहे हैं ना अभी, तो ये मोबाइल नंबर दिखा रहा था यूपीआई आईडी इज नॉट लिंक्ड बोल रहा है मैडम, उनको एक मिनट। इनवाइट के लिए बोल रहा है, जो 9152 आप 921307 है ना। नहीं नहीं, उस पर पेमेंट नहीं करना है आपको ना, आपको पेमेंट करना है, आपको एक मिनट ना सर, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट नंबर बता दीजिए मैम इन लोगों को थोड़ा सा। फिर हाँ, 9152937303, इस पे पेमेंट कीजिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप इस पे कर कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसी नंबर पे फोन भी कर सकते हैं, आपको मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है। लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोगों ने? जी सर। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है सर से? अगर कोई डाउट हो तो कंफर्म कर हाँ दीजिए, अदरवाइज शाम करते हैं जी, आप। हाँ किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स आपको 1 साल के लिए मिला, हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना है, मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन सब भूल जाती हूँ, ये किस लिए हो रहा है? देखिए कुछ प्लैनेट के कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे, मैं उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कराएंगे क्लास के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि जुपिटर अगर ज्यादा, अगर मरकरी ज्यादा बली है, जुपिटर कमजोर हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मरकरी पारा है और जुपिटर सोना है। इस कंडीशंस में मरकरी सोने को खा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ अपने सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से मरकरी को बैलेंस करें और किस तरीके जुपिटर को इष्टतम होते हैं कि ज्योतिष यात्रा आपकी मजबूत हो सके। तो हम लोग क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो मेरा ज्योतिष होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर नहीं होगा तो मैं मुझे ज्वाइन क्यों करना पड़ेगा जो अच्छा करना है? बताइए, आपका केतु कहाँ पर बैठा हुआ है? केतु, एक मिनट देखते हैं। केतु तो मेरा 12 12 हाउस में है ना। और शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? और गुरु 6 में। कहाँ बैठे हुए हैं? और गुरु? गुरु और केतु 12th में है दोनों। अरे आप लिख लो, आप ही ज्योतिष करोगे, और ज्योतिष आप नहीं करोगे तो पूरे जन्म का ज्ञान है। 12वां हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ से मिली हुई विद्या है आपको। बहुत लेकिन मैं तो अच्छे पढ़ेंगे। भूल जाती हूँ ना। उसका उसका कुछ एक कॉम्बिनेशन है कि आपको ज्योतिष क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरु जब 12वें में जाता है, ऐसा इंसान अपने पूरे जन्म में अपनी इस विद्या का गलत इस्तेमाल करता है। ये पेंडिंग कर्मा की रेमेडीज होती है, इसको आपको गुरु को बैलेंस करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्योतिष बहुत आसानी से सीख पाओगे। करेंगे। और हाँ, करेंगे। जी और विनोद जी। ये, और आपने कहा था ना जे इसमें वो गुरुद्वारा या किस में सेवा भी करना है, क्योंकि वो मरकरी भी तो है हाँ भार्गव में। जे वर्गो, 6 क्या हुआ, जेमिनी वर्गो, हुआ ना? हाँ भार्गव हुआ हाँ जी, ना? वर्गो वर्गो वर्गो, राइट। वहां पर आपको सेवा करनी चाहिए भगवान, मतलब गुरुद्वारे की सेवा करिए। अब देखिए गुरुद्वारे में सेवा कैसे होती है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 12वां घर हमारे पैर भी होते हैं, राइट, फीट। वहां पर चला गया गुरु,
और वहां पर चला गया केतु 12वें घर के अंदर, और वर्गो साइन है। आपको देखते हो मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर लोग क्या करते हैं, लोगों के चप्पल उठाते हैं, फीट धोते हैं, पैर धुलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो ये आप कनेक्ट, हाँ आप रेमेडी कनेक्ट कर पा रहे हो। 12वां घर हाँ वर्गो साइन सेवा, और 12वां घर हाँ, आपके पैर, तो पैरों को धो के उनकी मतलब वो सेवा करना। चप्पल पोछते हैं ना गुरुद्वारे में, वो करना है। राइट राइट राइट, हाँ समझ गए हाँ आप। हाँ 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 हाँ, ठीक है जी। जी विनोद जी बोलिए। जी नमस्कार सर। सर हम नमस्ते। बोले थे प्रश्न कुंडली के लिए सर। प्रश्न कुंडली, क्या? हाँ तो प्रश्न कुंडली आपको मैं आइडिया जरूर दे दूंगा किस प्रकार। ये देखिए, प्रश्न कुंडली का अगर पूरा कंप्लीट कोर्स तो इसके बाद आएगा, बट हाँ, जी प्रश्न कुंडली को जानने से पहले हमें अपनी वैदिक कुंडली आनी चाहिए। वैदिक कुंडली जब तक नहीं आएगी तो जी प्रश्न कुंडली मैं समझिए। बोले सर मेरा आप सर बना बना तो सकते हैं। प्रश्न कुंडली आपको ना आपके प्रश्न का, जो एट प्रेजेंट टाइम में आपके माइंड में प्रश्न चल रहा है, या कोई क्वेश्चंस लेके आप जात मेरे पास आ रहे हैं, उसका आंसर देती है। प्रश्न कुंडली जी ये बताती है कि आप किस लिए मेरे पास कनेक्ट होंगे। क्या आपके पास में कोई क्वेश्चन है विनोद जी अभी? जी। एक क्वेश्चन है कि मेरा ज्योतिष सीख सकूंगा अच्छा से। एक सर सेकंड, आपकी कुंडली हाँ। नहीं थी ना? मुझे याद है जी आप शायद पिछली बार भी आए थे, आपकी कुंडली नहीं थी। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा। आपने क्वेश्चन पूछा है 8:40 पे। आप एक छोटा सा आपको छह चीज चालीस है बताता सर, हूँ। 6:40 है। अच्छा सॉरी, 6:40 है। अब आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, प्रश्न कुंडली का भाग है। मिनट वाली सुई किस तरफ भाग रही है बताएंगे जरा? 45 की तरफ भाग रही है। ठीक है। और जी आपने छेड़ दिया तो सिखा देते हैं, हल्का सा हिंट दे देते हैं आपको किस तरीके से काम करती है। ये एक सिस्टम होता है रतन कोटम राजू पद्धति का। उसमें देखिए, ये घड़ी होती है हमारी, गोल गोल सर्किलदार। जी ये जी पहला हाउस 1 नंबर की तरफ जाती है तो पहला हाउस आता है, 2 नंबर की तरफ आती है दूसरा हाउस आता है, की तरफ जाती है। ऐसे करते 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 आपका 40 क्रॉस कर दिया ना, जब आपने क्वेश्चन पूछा जी तो 40 क्रॉस हो गया। जी और किसकी तरफ जा रही है? 45 की तरफ जा रही है, मिनट वाली सुई, जी मतलब नवा हाउस। और आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोलॉजी से। और नवा हाउस किस चीज को बताता, अभी मैंने सिखाया ना, ज्योतिषी विद्या नवे हाउस से देखी जाती है। हम्म, आपका क्वेश्चन, अब आपका आंसर देखो मिल गया है। ठीक है, आपके नवे हाउस से क्वेश्चन था, चलो आगे हम पढ़ लेते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा तो बता देते हैं, एक सेकंड रुकेगा। आप ज्योतिष सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, होरा लॉर्ड क्या चल रहा है इस समय? होरा लॉर्ड की पोजिशनिंग चल रही है। मरकरी, मरकरी। देखिए सर, होरा लॉर्ड मरकरी है। ठीक है। अब ये प्रश्न कुंडली में होरा लॉर्ड की यात्रा आप देखो किस तरफ जा रही है। वीनस की तरफ जा रही है, और ये जी सूर्य की तरफ जा रही है, और यहाँ पर 10वां घर लिखा हुआ है। ठीक है। जी 10वां घर, 10वीं कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन साइन आपका साइन होता है कर्म का। और मरकरी के ऊपर केतु का प्रभाव आ रहा है जो ज्योतिष को बताता है। ठीक है। जी मरकरी के ऊपर गुरु का प्रभाव आ रहा है जो ज्योतिष को बताता है। तो आप लिख लो भैया, 101% ज्योतिष सीखेंगे, उसके साथ साथ उसकी यात्रा में आपको सूर्य मिल रहा है। सूर्य फेम का कारक होता है। जी वीनस मिल रहा है, पैसे का कारक होता है। ज्योतिष सीख के पैसा भी कमाएंगे और फेम भी कमाएंगे। और कैप्रिकॉन की तरफ मरकरी जा रहा है, कैप्रिकॉन आपका कार्य क्षेत्र है। अब समझ, आपके सामने ही खोला मैंने तो कुछ, देखिए होरा जी लॉर्ड नहीं देखा, मरकरी है। मरकरी ज्योतिष को नहीं जी रिप्रेजेंट करता है, धनु राशि ज्योतिष को रिप्रेजेंट करती है। जब आपने क्वेश्चन पूछा, मरकरी जा रहा है सूर्य की तरफ, सूर्य फेम है। वीनस की तरफ, वीनस आपका पैसा है। और कैप्रिकॉन साइन क्या बोलता है? कैप्रिकॉन साइन बोलता है आपका करियर। जी जी गौरी शंकर जी बताइए प्लीज। गौरी शंकर जी अपना कैमरा ओपन कीजिए प्लीज। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। राजेंद्र सर, मैं राधे सर राधे। मेरा छोटा सा ही एक सवाल था इसी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेरे क्या है कि 15 मिनट में मीन लगन और मेष लगन का फर्क पड़ जाता है। वो उसका मैं आपको राशि एक्टिवेशन टेक्निक बताऊंगा ना, कि राशि एक्टिवेट कब होती है, किस एज में होती है, हाउस एक्टिवेट हो रहा है। उससे आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सीख जाओगे। सर वो सही है सर, मैं तो इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। वो तो आपके साथ में सीखूंगा सर, वो आप सिखाएंगे मैं सीखूंगा। कि जैसे मेरे एक में तो अष्टम जो है सूर्य अष्टम में है, और एक में मेरे केतु जो है 9th में है, एक में केतु 10th में है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ सकता हूँ क्या? बस से ये पूछना है।
केतु नाइन्थ और केतु टेंथ दोनों की पोजीशन बता रही है कि ज्योतिष से आप काम कर लोगे। एक में 9th में, एक में 10th में। दोनों की पोजीशनिंग बता रही। नाइन्थ हाउस का केतु कहता है, नाइन्थ हाउस धर्म है, ज्योतिषी नॉलेज है, हायर लर्निंग है, और केतु क्या जी। है, ज्योतिष का कारक है। और 10th में। 10वां घर कार्य क्षेत्र है, तो वहां केतु बैठ गया। और सर दोनों के साथ ही चंद्रमा की युक्ति है। अब देखो चंद्र क्या है, चंद्रमा आपका मन है, मन है। और केतु ज्योतिषी ज्ञान है। ऐसे हाँ। व्यक्तियों को के मन में ज्योतिष ज्ञान हमेशा रहता है। और एक बात बता दो, अभी तो मैंने, चलो आपने छेड़ दिया तो बता दे रहे हैं। केतु हमारा सोल है, सोल का खाना। केतु जहां बैठेगा वो सोल का फूड हो जाता है, ठीक है। सर। और चंद्रमा के साथ बैठ गया, और केतु ने डिटैचमेंट है, ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। चंद्र राहु का दूसरा कॉम्बिनेशन है, और चंद्र केतु दूसरा है, ठीक है। सर। ऐसे लोगों की जो थिंकिंग है ना, केतु रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जड़ों की कितनी गहराई है नोबडी नोस। तो सर। चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, नोबडी नोस, ठीक है, पहला। नोबडी नोस। और दूसरा है केतु ज्योतिष है, चंद्रमा आपके मन है, आपके मन में ही ज्योतिष बसी हुई है, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आई जॉइन नाउ। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। दीपिका मैम का क्वेश्चन है मैम। हाँ दीपिका जी बोलिए। अनम्यूट करिए मैम। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सॉरी वो राधे राधे नमस्कार जी। दीपिका जी। हाँ जी। राधे राधे दीपिका जी। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ जी। नहीं, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि मेरे जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया, मेरा हर चीज करती हूँ, पर मेरा ब्रेक आ जाता है सर ये शेयरिंग बंद कंटिन्यूश कीजिए सर। जी। तो मेरा कंटिन्यूएशन में कुछ भी नहीं हो पाता। तो अभी मेरे को जैसे इसमें भी इंटरेस्ट है, और पर फिर मुझे अब वही लग रहा है कि मैं शुरू करूं और फिर आगे कुछ हो नहीं पाता। देखो क्या होता है मैम कि जब हमारा ना कैप्रिकॉन साइन डैमेज हो जाता है या किसी तरीके से भी, मुझे आपका चार्ट नहीं पता कि देयर आर मेनी अदर कॉम्बिनेशन और कंडीशंस, जब हमारा ना किसी एक फील्ड पे झुकाव नहीं होता। शनि रेट्रो हो जाता है तो इंसान अपने कर्म को बार बार बदलता है, एक चीज कंटिन्यू नहीं कर पाता। शनि कर्म का कारक है, और रेट्रो मतलब रिपीटिशंस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। रेट्रो मतलब आपकी ना, आपके माइंड पे सबसे ज्यादा असर वो रेट्रो प्लैनेट मारेगा, क्योंकि जिस समय कोई प्लैनेट रेट्रो होता है वो पृथ्वी के बहुत क्लोज होता है, ठीक है। और शनि कर्म का कारक है, और शनि अगर चार्ट में रेट्रो होगा तो इंसान ना बार बार कर्म को बदलेगा। उसकी एक रेमेडीज होती है, दो तीन चीजें होती हैं, उनको बैलेंस करोगे आपकी लाइफ अपना सही डायरेक्शन पे जाएगी। हाउ ओल्ड आर यू इस समय मैम? आई एम 51। 51 है। शनि 36 और 37, 50, 36 + 12 बोले तो 50, 40 तो 52, 52 साल, ठीक है। एट द एज ऑफ 52, ठीक है। हाँ जी। ये चीजें आपका मेच्योरिटी लेवल पे आएंगी चीजें, और वहां पर केतु भी अपने आप में मैच्योर हो चुका होगा। उसके बाद ओके। आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी 1 साल ओके। थोड़ा लर्निंग और रहेगी। और दूसरी चीज, हमें ये चार्ट भी देखना पड़ता है किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जी सर। हाँ जी। ठीक है। एक चीज और पूछनी थी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में कि उनका मंगल उच्च का है या नीच का है, तो वो कैसे मतलब मतलब मंगल उच्च का है, नीच का, मैं समझा नहीं। कौन से भाव में कैप्रिकॉन बैठा में, हुआ अगर है? कैप्रिकॉन में मंगल बैठा है तो उच्च का है। और नहीं, कैंसर। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज पहली बार मैंने ओके क्लास ओके। ज्वाइन की है, मुझे देखिए एबीसीसी मंगल नहीं कहाँ पर बैठा है, कुछ आती। आइडिया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, वही चलो, मैं कह रही हूँ। अगर हाँ वो जी। व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करता है, ठीक है, हाँ जी। और प्रोटेक्शन दिखाना, एग्रेशन, हर काम में आगे बढ़ के काम करना, मंगल क्या है, मैं करूंगा, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी, हम्म। बाद में भले पछताना पड़े, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करना, मतलब उसके अंदर वो मंगल के एनर्जीज है, तो हाँ एग्जॉल्टेड जी। मंगल की निशानी है। और मंगल अगर नीच का हो जाता है, मन नहीं कर रहा, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, और मंगल एफ्लिक्शन में है तो ब्लड की परेशानियां दिखा देता है, तो ये मंगल नीच की तरफ इशारा दिखा रहा होता है। दांतों में दिक्कत आती है, मंगल नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे दांत होंगे, राहु केतु के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो। ओके। गैप है तो मंगल के साथ राहु का कनेक्शन दांतों में गैप दे देगा। ओके। जी। वैसे आप वो तो फिर कोर्स में आएंगे तो आपको पूरा और भी नॉलेज मिलेगा ना। हाँ जी, नहीं ऑब्वियसली मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है ये चीज। जी हाँ जी। जी। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू। चलिए मैम, मोस्ट वेलकम। एनीबडी एल्स हैव एनी डाउट? चलिए, चलिए फिर सर, जी। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, सभी को चलते हर हैं, हर महादेव। मुलाकात होगी हर क्लास हर में। महादेव। हाँ, महादेव आप सबकी
उज्जवल भविष्य करे और आपकी सबको पीड़ा को हरे। नमस्ते। मस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेमेंट कर दिया। राधे राधे मैम, मैंने पेमेंट कर दिया। थैंक यू सो मच मनीषा जी, मोस्ट वेलकम। या थैंक यू मैम। या ओके सर, ठीक है सर। मतलब कुछ कुछ